हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा एक वीकली यूपीएससी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग द हिंदू, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, इसके अलावा और जो भी रेलेवेंट वेबसाइट्स और रेलेवेंट आपके न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स हैं, वहां से हम आर्टिकल आपके लिए ला करके करंट अफेयर को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में 3 से 4 घंटे के बीच का वीडियो बना करके पूरे हफ्ते का कंप्लीट करते हैं। बट बहुत से लोग वीकली करंट अफेयर के लिए कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं, तो भाई हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए दोनों ही सीरीज को अब हम पैरेलली चलाएंगे। आपका डेली करंट अफेयर भी आएगा और आपका वीकली करंट अफेयर भी आएगा। सोर्स मोड जिस तरीके से हम कर रहे थे अभी तक वीकली, वैसे ही अब हम डेली भी करेंगे। बस अंतर क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी का, वो हफ्ते में एक बार आ रहा था, अब ये वीडियो डेली आपका आएगा। शॉर्टर लेंथ का होगा, लेकिन इसमें भी वही हर चीज कवर की जाएगी जो हफ्ते वाले में हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि ये इकलौता सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं अपने मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन के लिए। अगर इसको आप यूज कर लेते हैं प्रॉपरली, इस चीज को, इस कंटेंट को, तो आपको किसी भी और सोर्स पर रिलाई करने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई भी रेलेवेंट आर्टिकल है, वो चाहे आपका द हिंदू में हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस में हो, चाहे आपका डाउन टू अर्थ में हो, या इसके अलावा किसी भी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर या वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे हो, वो हम सब कुछ कवर करते हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली। हो सकता है कि भैया जो किसी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल आया है, किसी मैगजीन में कोई आर्टिकल आया है, वो हम 1 या 2-3 दिन बाद कर पाए, क्योंकि इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है कि आप डेली 20-30 न्यूज़पेपर भी देख लो, डेली बहुत सारी मैगजीन्स भी रेफर कर लो, सारी वेबसाइट भी देख लो। तो हो सकता है थोड़ा डिले, थोड़ा अर्ली ये सब चीजें हो जाएं। द हिंदू का आपको कंटेंट डेली का डेली मिलेगा जो उसमें रेलेवेंट आ रहा है। उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा सोर्सेस से चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है आपको 1-2 दिन बाद की वीडियो में भी देखने को मिल जाए। तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। कवर यहाँ पे वो हर एक चीज होगी जो अधिकतर लोग नहीं कवर करते हैं, ठीक है। और कोई भी फालतू की चीज नहीं कवर की जाएगी। द हिंदू का मतलब ये नहीं कि आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। अगर वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है तो आपको पढ़ना है, नहीं तो इतना सारा सिलेबस है फालतू में उस एडिटोरियल को पढ़ करके। और हर एडिटोरियल को अलग तरीके से पढ़ना होता है। सारे एडिटोरियल एक जैसे पढ़ाई की डिमांड नहीं करते हैं। कुछ आपको सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फीड करने के लिए आते हैं, कुछ आपके एडिटोरियल्स, जैसे कि आज के वीडियो में भी आपका जो आखिरी एडिटोरियल है, आपको दिख भी रहा होगा थंबनेल पे, फ्यूअर वुमेन बीइंग हायर्ड फॉर लीडरशिप रोल्स। तो ये जो आपका आर्टिकल आया है, इसमें बहुत सारा डेटा है जिसको आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। बहुत सारा आपको एडिटोरियल सीधे सीधे मेंस आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट दे देता है प्रॉपर, है ना। तो अलग अलग तरीके से हमको अप्रोच करना होता है, कोई भी फालतू की चीज कवर नहीं होगी और कोई भी रेलेवेंट चीज छूटेगी नहीं। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। अच्छा, इस वीडियो में हम लोगों ने 1, 2 और 3 जून तीनों दिन का जो है करंट अफेयर कवर किया है, क्योंकि आपके वीकली वीडियो ड्यू था, इस वजह से आपका 1 और 2 जून का करंट भी हमको इसी वीडियो में कवर करना पड़ रहा है। कल से आपका 4 जून, 5 जून, इस तरीके से डेली का डेली वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपका इंडेक्स है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, और हमने वो कहाँ से लिया है, और वो आपके एग्जाम की किस स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक पूरी लिस्ट है। आप इसको एक बार रेफर कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है टोबैको प्रोडक्शन के बारे में। आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं इंडिया में टोबैको प्रोडक्शन के बारे में, बताना है कि कौन सा गलत है इसमें से। गुजरात लीड्स इन टोबैको प्रोडक्शन इन इंडिया, आंध्र प्रदेश लीड्स इन टर्म्स ऑफ टोबैको प्रोडक्टिविटी। तो क्या बोल रहे हैं कि टोबैको का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, वो आपकी आंध्रा में है। इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब आपका 31 मई को पता है आपको कि वर्ल्ड टोबैको डे होता है। डब्ल्यूएचओ की इनिशिएशन में इसको शुरू किया गया था 1987 में, और इसको 1988 से हम लोग रेगुलरली 31 मई को मना रहे हैं। पर्पस क्या होता है इसका, टोबैको को लेकर के जो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है लोगों के बीच में, उसको फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसके ऊपर पूरा फुल पेजर आर्टिकल आपका द हिंदू में आया था, जिस वजह से हमने इसको कवर किया है। अच्छा, इस साल की इसकी थीम क्या थी, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। आपने लास्ट ईयर का पेपर अगर यूपीएससी का देखा है या दिया है, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी फिर से अपने पुराने रवैये पे धीरे धीरे फैक्ट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन को इंकलकेट करना शुरू कर दिया है उसने। जैसे कि हैंडलूम डे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये तो इस तरीके की चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं पेपर में, और आगे भी मिलेंगी, ठीक है, आगे भी मिलेंगी। तो इस वजह से हमको जो ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं कि भैया कौन सा डे कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या होती है ना, ये सब चीजें भी हमको देखने की जरूरत है। चलिए, तो भैया ये आपकी थीम हो गई। टोबैको कल्टीवेशन की बात करें तो इंडिया में शुरुआत से टोबैको की खेती नहीं होती थी। जब पुर्तगाली यानी कि पोर्टुगीज इंडिया में आए थे, उसके बाद इन्होंने 1605 में इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। जो अगर हम इंडिया के जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, यूपी, बिहार और गुजरात, गुजरात हो गया खैर ऑलरेडी, इन सब जगहों पे आपके टोबैको का कल्टीवेशन होता है। अकेले 45% एरिया ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, गुजरात के पास है। प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, गुजरात में है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। तो भैया जब सबसे ज्यादा एरिया गुजरात के पास है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी गुजरात में है,
तो यानी कि सबसे तो प्रोडक्शन भी कौन करता होगा? गुजरात ही करता होगा, जाहिर सी बात है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे मिल गया, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे आंध्रा की जगह गुजरात होगा, आंध्रा इज ऑन द सेकंड नंबर। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यूपीएससी की मेंटेलिटी यही होती है, बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको सारे स्टेटमेंट सही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चीजें देखनी है। अब कुछ एरिया के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे अलग अलग वैरायटी की टोबैको ग्रो की जाती है, जैसे कि गुजरात का आनंद एरिया है, यहाँ पे होल बीड़ी टोबैको ग्रो की जाती है। ठीक है, निपाणी एरिया कर्नाटका में, यहाँ पे भी बीड़ी टोबैको ग्रो की जाती है। बंगाल और बिहार के एरिया में टबैकम और रस्टिका टाइप की आपकी टोबैको ग्रो की जाती है। मदुरई और कोयम्बटूर वाले एरिया में जो आपका सिगार, फिल्टर, बिंडर और च्युइंग टोबैको में यूज होने वाली टोबैको ग्रो की जाती है। तो ये एरियाज के नाम और यहाँ पे कौन सी टोबैको होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, फालतू में नहीं लिखा गया है। जो एक लाइन भी अगर इस पूरे पीपीटी में, पीडीएफ में आपके पास है तो वो आपके लिए जरूरी है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका डेली के डेली। ठीक है, चलिए, तो ये सारे भाई बातें हो गई। उसके बाद अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें कि कैसे क्लाइमेट में बेहतर तरीके की टोबैको ग्रो होती है, तो ये टेम्परेचर चाहिए 20 से 27 डिग्री के आसपास। ये आइडियल टेम्परेचर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। रेनफॉल आपको चाहिए 50 मिलीमीटर की, यानी कि सॉरी 500 मिलीमीटर की, यानी कि 50 सेंटीमीटर की। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी 120 है। 120 से ऊपर कहीं पर रेनफॉल हो रही है 120 सेंटीमीटर और 1200 मिलीमीटर, इसके ऊपर कहीं पे अगर बरसात हो रही है तो वो एरिया टोबैको के लिए सही नहीं है। अच्छा, ये हम रेनफेड एरिया की बात कर रहे हैं क्योंकि एक रेनफेड क्रॉप है बेसिकली ये, यानी कि बरसात पे ही निर्भर रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बरसात के पानी से ही इसको उगा सकते हो, आप इरिगेशन भी कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, टोबैको भैया, इट इज अ मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डिजीज एंड डेथ। भैया आपको पता है कि बीमारियां बहुत होती हैं, उन बीमारियों से डेथ भी बहुत होती है। उनमें से जो सबसे बड़ा कॉज है जिसको हम रोक सकते हैं वो टोबैको है। ठीक है, अगर टोबैको का कंजम्पशन रुक जाए तो मतलब ये प्रिवेंटेबल डेथ्स जो हो रही है ना, वो सबसे ज्यादा किसी चीज से हो रही है तो टोबैको के यूज से हो रही है। तो टोबैको यूज को अगर हम प्रिवेंट कर ले जाए तो हम बहुत सारी डेथ को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर चाइना, नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर्स विद नियरली 26 करोड़ पीपल, इंडिया में पूरे दुनिया की तुलना में सेकंड हाईएस्ट टोबैको कंज्यूमर्स है, 26 करोड़ लोग। हो सकता है अगर आपको ये फैक्ट ना पता हो और यूपीएससी में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप कहोगे नहीं नहीं, नंबर 2 पे इंडिया नहीं होगा, नंबर 1 पे इंडिया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चाइना में इंडिया से भी ज्यादा लोग टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। ये डेटा है जो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो कि हर साल भैया 8 मिलियन लोग मर रहे हैं, जिसमें से एक 1.3 मिलियन जो है वो सेकंड हैंड स्मोक की वजह से मर रहे हैं, यानी कि जो लोग सिगरेट पी के मर रहे हैं उसमें से लगभग 10 लाख लोग, 13 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे के द्वारा पी गई सिगरेट का धुआं इनहेल करने से मर रहे हैं। ठीक है, कितनी मतलब ये दर्दनाक बात है। इंडिया में हर साल लगभग लगभग वही 13 से 13.5 लाख लोगों की डेथ टोबैको के यूज से होती है वेरियस फॉर्म्स में। 80% of the world's around 80% of the world's 1.3 billion tobacco users live in low and middle income countries। तो भैया ये भी एक डेटा बहुत वर्थ नोटिंग है कि ज्यादा टोबैको का कंजम्पशन कहाँ पे, जहाँ पे लोगों की इनकम, जहाँ पे पूरे देश की इनकम जो है लो कैटेगरी में है या मिडिल कैटेगरी में है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। 22.3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज टोबैको, 2020 का डेटा है। देखिए ये सारा डेटा आपसे प्रीलिम्स में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ ये सारा डेटा अगर आप मेंस में लिख के आओगे तो आपको वो आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आधा नंबर आपको 3-4 रैंक आगे लेके चला जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर टोबैको कंजम्पशन की इंडिया में बात करें तो इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका पता है होता है हर 4-5 साल में। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रिडक्शन ऑफ बीड़ी और सिगरेट कंजम्पशन बिटवीन नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एंड नॉन एनटीसीपी डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये क्या है, हमारी सरकार ने कुछ जिलों को चिन्हित किया था, उन जिलों में एक नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था कि भैया यहाँ पे बीड़ी तंबाकू का कंजम्पशन ज्यादा है, तो यहाँ पे हम ये प्रोग्राम चलाएंगे ताकि वहां के लोग कंजम्पशन कम करें। लेकिन जब हमने एक सर्वे किया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और हमने जब दोनों तरीके के जिलों को कंपेयर किया, वो जिले जहाँ पे एनटीसीपी प्रोग्राम चल रहा था और वो जिले जहाँ पे एनटीसीपी प्रोग्राम नहीं चल रहा था, तो कोई बहुत ज्यादा हमको डिफरेंस देखने को मिला नहीं रिडक्शन में। मतलब जितना चेंज आपका एनटीसीपी वाले जिलों में आया है उतना ही चेंज आपका नॉन एनटीसीपी वाले जिलों में भी आया है। ठीक है, possible reason for this may be insufficient staffing, resource allocation and utilization and lack of effective monitoring mechanisms। ठीक है, तो भाई देखिए सबसे बुरी चीज होती है, सबसे मुश्किल चीज होती है टबैको की किसी की आदत छुड़वाना। आप टोबैको का कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, आपको उसकी पैकेजिंग पे बहुत क्लियर कट बना दिख जाएगा कि दिस कॉजेस कैंसर, लेकिन उसके बाद भी लोग अगर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस का तो मुद्दा ही नहीं है ना।
जब उनको सामने दिखा करके बेचा जा रहा है कि अगर आप खाओगे, यूज करोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, उसके बाद भी अगर वो यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात अवेयरनेस की नहीं है, ये कुछ साइकोलॉजी की, मेंटेलिटी की बात है। तो खाली कोई एक प्रोग्राम चला करके हम इस चीज को एड्रेस कर ले जाए, बहुत ही दूर की कौड़ी लगती है ना। तो ऐसा सर्वे करना भी मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है उसका, कि आपने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया और आपने कहा कि अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सुधार आया कि नहीं आया। बहुत रेयर है, और किसी मामले में आ सकता है, बट टोबैको कंजम्पशन के मामले में जहाँ पे प्रोडक्ट पे लिखा ही हुआ है कि इससे आपकी मौत हो जाएगी, उसके बाद भी अगर लोग यूज कर रहे हैं, तो कहाँ अवेयरनेस की कमी है, बात ये है ना। चलिए, सिगरेट्स एंड बीडीज हैव बिकम मोर अफोर्डेबल। पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, सिगरेट्स, बीड़ी और स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स हैव बिकम चीपर। जीएसटी आने के बाद से क्या हुआ है कि भैया टैक्स सिस्टम इंटीग्रेटेड हो गया है। तो पहले जो मल्टीपल लेवल के टैक्सेस लग रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब सिंगल चैनल में हो गए, तो थोड़ा वो सस्ता भी हो गया चीजें। मतलब जिस हिसाब से इंसान की इनकम बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट टोबैको के प्रोडक्ट्स पे नहीं दिख रहा है, वो अभी भी चीपर रेट्स पे अवेलेबल हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, टोबैको यूज हायर अमंग विमेन, ये बहुत एक दिल दहलाने वाली बात है कि सारे लोगों में, मतलब जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से हर एक ग्रुप में, मतलब अलग 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 पॉपुलेशन ग्रुप में टोबैको का यूज डिक्लाइन हुआ है, एक्सेप्ट फॉर विमेन। विमेन में ये चीज बढ़ गई है, उल्टा कम होने की बजाय 2.1%। 2015 से 2021 के बीच में 2.1% इंक्रीज हुआ है विमेन के केस में जो टोबैको यूज कर रही है। ठीक है, चलिए अब इंडिया क्या कर रहा है टोबैको से लड़ने के लिए, आपको पता ही है। डब्ल्यूएचओ का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, ये सब आपका देखिए, कुछ चीजें आपकी इस आर्टिकल से ली गई हैं जिसमें इंपॉर्टेंट थी, कुछ चीजें आपको बाहर से लाके दी गई हैं जो आपके टोबैको के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, एफसीटीसी, इसके 182 सिग्नेटरीज हैं, इंडिया भी इसमें से एक है। इसका एक तरीके से मोटिव क्या है कि भैया ग्लोबल टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स की तरफ कमिटमेंट करना, कमिटमेंट को पूरा करना, ये इसका मकसद है। इट एम्स टू रिड्यूस टोबैको यूसेज वर्ल्ड वाइड बाय हेल्पिंग कंट्रीज डेवलप डिमांड एंड सप्लाई रिडक्शन स्ट्रेटजीज एंड इफेक्टिव नेशनल टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज। तो भैया आप नेशनल लेवल पे ऐसी पॉलिसीज बनाइए, आप डिमांड एंड सप्लाई को स्ट्रेटेजिकली कम करिए, है ना। हालांकि ये क्यों पॉसिबल नहीं है, अभी आपको आगे पता चलेगा, अभी आपको आगे पता चलेगा। नेशनल लेजिस्लेशन, भाई हमारे यहाँ पे भी हमने लॉ पास कर रखा है, जैसे कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 का, है ना। ये एक्ट गवर्न करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टोबैको सच एज प्रोडक्शन एंड सप्लाई, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, एज वेल एज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। मतलब लेबलिंग, टोबैको से जुड़ी हुई जो भी चीजें, उस पे जो ये आपके फोटोज बन के आ रही है सिगरेट के पैकेट्स पे, टोबैको के पैकेट्स पे, कि भैया दिस कॉजेस कैंसर, ये सब आपका इसी एक्ट के अंडर में हो रहा है, ये जो 2003 में जो लाया गया था। प्रोडक्शन से लेकर के सप्लाई तक हर एक चीज टोबैको की किससे कवर हो रही है, इसी आपके सीओटीपीए एक्ट से कवर हो रही है। इसके अलावा एक नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम हमने 2007 में शुरू किया है, टू स्ट्रेंथन सीओटीपीए इम्प्लीमेंटेशन एंड एफसीटीसी कंप्लायंस। इट्स की फंक्शन इंक्लूड्स पब्लिक अवेयरनेस, स्मोकिंग सेसेशन इनिशिएटिव्स, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स। तो भैया ये तीन मोटे मोटे आपके इनिशिएटिव्स हैं, आगे एक और है, बल्कि ये तीन आपके मेन मोटे मोटे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने शुरू किए हैं टोबैको को रिड्यूस करने के लिए इंडिया में। अगला क्या है भैया, द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, पेका एक्ट 2019, जो एक ई सिगरेट्स आई थी जिसको वेप वगैरह बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसमें शायद कुछ वो जो भी कुछ हो, हुक्का हुक्का के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं वो शायद, ज्यादा मुझे इस बारे में पता नहीं है। तो उसको बैन, ई सिगरेट्स बेसिकली बैन करने की बात 2019 में की गई थी। इंडिया टैक्सेस टोबैको हेवली विद सिगरेट्स एट 53% ऑफ रिटेल प्राइस, बीडीज अ चीपर ऑप्शन आर टैक्स्ड मच लोअर एट 16%। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स वांट हायर बीडी टैक्सेस टू डिस्करेज यूज एंड रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब आपको पता है कि भैया हमारे देश में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, और 65 से 70% के बीच में लोग अभी भी गांव में रह रहे हैं, जहाँ पे बीड़ी कल्चर ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा यूज हो रही है उस पर टैक्स आपने कम लगा रखा है। सिगरेट तो खाली अर्बन कॉन्सेप्ट है, मतलब मोस्टली, ऐसा नहीं कि गांव में लोग पीते नहीं है, बट मोस्टली अर्बन कॉन्सेप्ट है। अभी भी रूरल एरियाज में बीड़ी कॉन्सेप्ट चल रहा है, उस पर टैक्स इतना कम है तो सस्ते प्राइसेस में मिल रही है आपको, है ना। शहरों में भी बल्कि लोग यूज करते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि भैया टैक्स बढ़ाइए इस पे भी, और इसको भी बढ़ाना चाहिए जो 53% है। तो ये बीइंग अ सिन गुड मतलब जिसको यूज करने से आपको नुकसान हो रहा है, तो कुछ 100-200% का टैक्स इसके ऊपर होना चाहिए। 53% तो एक बहुत ही नॉमिनल सा टैक्स है इस प्रोडक्ट के रिलेशन में। खैर, तो ये आपके इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं। आगे देखते हैं भैया, हेल्थ को तो जो नुकसान करती है वो तो करती है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा और भी कुछ नुकसान होते हैं टोबैको के, जैसे कि सॉइल डिप्लीशन। जहां पे टोबैको की खेती होती है वहां पे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है भैया, देखो अप टू 5.4 केजी ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 1 केजी ऑफ टोबैको। 1 केजी तंबाकू को प्रोसेस करने के लिए आपको 5.5 केजी लकड़ी चाहिए होती है। अब ये लकड़ी कहाँ से आएगी, डिफॉरेस्टेशन करके आएगी।
वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है भैया। इंडिया में प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ टोबैको की वजह से हर साल 1.7 लाख टन वेस्ट जनरेट हो रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक बर्डन तो पड़ ही रहा है। अभी आप सोचिए ये डिजीजेस टोबैको के यूज से ना हो तो गवर्नमेंट का कितना पैसा बचे, है ना। टोबैको यूज लीड्स टू इमेंस हेल्थ केयर कॉस्ट, एस्टिमेटेड रुपीज 1.7 लाख करोड़ लॉस इन इंडिया। 2017-18 का डेटा है, अब तो ये और ज्यादा हो गया होगा, एक्सीडिंग द नेशनल हेल्थ बजट ऑफ 48,000 करोड़। अब आप सोचिए कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम लोग। तो ये बात है, अगर भाई ये टोबैको का कंजम्पशन रुक जाए तो इसकी वजह से होने वाले जो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स है उस पर भी गिरावट देखने को मिलेगी। फिर वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट। अब जो टोबैको का वेस्ट होता है उसको भैया मैनेज करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए लगभग लगभग 6,000 6,500 करोड़ रुपए हर साल इंडिया में लगते हैं। चैलेंजेस क्या है, मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि भैया इतनी दिक्कतें हैं तो क्यों नहीं आप बंद कर दे रहे, क्यों नहीं बैन कर दे रहे, दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। नॉन कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स, स्मोकलेस टोबैको लाइक गुटखा एंड स्मगल्ड प्रोडक्ट्स अवॉइड सीओटीपीए। जो सीओटीपीए एक्ट है जो कि पूरी एक तरीके से गवर्न करता है टोबैको इंडस्ट्री को, उसमें कौन सी चीजें नहीं आती, जो स्मोकलेस टोबैको होती है, यानी कि जो गुटखा वगैरह होते हैं, है ना, बोलो जुबा केसरी टाइप वाले। और उसके अलावा जो आपके स्मगल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो मतलब एक तरीके से इलीगल इंडिया में आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना मुश्किल है। दूसरी बात है वीक फाइन्स। भाई फाइन बहुत कमजोर है कि अगर आपने पैकेजिंग रिस्ट्रिक्शन को वायलेट कर दिया, मान लीजिए आपसे कहा गया था कि आपको उसको कैंसर वाली फोटो बना करके देनी है, आपने बना के नहीं दी, तो 5,000 रुपए का जुर्माना है आपके ऊपर। आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए 5,000 रुपए की बात है। तो कहीं ना कहीं फाइन्स वगैरह बहुत लो हैं इसमें। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग, ये आपका एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और टोबैको प्रोडक्ट्स में भी। आपको पता है कि इंडिया में टोबैको और अल्कोहल का प्रचार आप सीधे तौर पे टीवी में, न्यूज़पेपर में नहीं कर सकते हो। तो होता क्या है कि जो कंपनी आपका अल्कोहल बना रही है, वही कंपनी एक सोडा बना देगी आपके लिए या कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक बना देगी, और फिर उस सॉफ्ट ड्रिंक का प्रचार किया जाएगा ताकि वो ब्रांड नेम लोगों के दिमाग में घूमता रहे, है ना। तो एक ये इनडायरेक्ट प्रचार होता है। सेम गोज विद टोबैको। टोबैको के साथ भी ऐसा ही होता है, जो कंपनियां आपके टोबैको प्रोडक्ट्स बनाती है, वही कंपनियां और प्रोडक्ट्स बना करके उसका प्रचार करती हैं अपना, और उस प्रचार के जरिए इनके टोबैको प्रोडक्ट्स का भी ऑटोमेटिक प्रचार होता रहता है। ठीक है। अभी देखें यहाँ पे आईसीसी मेंस जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 वाला, 19 नवंबर वाला, उसमें भी दो टोबैको ब्रांड्स के जो है एक तरीके से सरोगेट एडवर्टीजमेंट चलाए गए थे प्रॉपरली। ठीक है। उसके बाद लिमिटेड एनफोर्समेंट कैपेसिटी भैया, जो आपका एनटीसीपी है यानी कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, इसके पास स्टाफ की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं कि भैया हम कैसे इंप्लीमेंट कर दे। आपको पता है कि हर चौक चौराहे पे पान की दुकानें हैं, गुमटियां हैं, जहाँ पे टोबैको के प्रोडक्ट्स बेधड़क तरीके से बिक रहे हैं। अब इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए आपको, है ना, तो वो अभी है नहीं यहाँ पे। उसके अलावा मेन रीजन ये है, आप सोचिए जो आईटीसी कंपनी है जो आपकी सिगरेट्स बनाती है, उसमें गवर्नमेंट का शेयर है 7 से 8%, 7.8% स्टेक उसमें गवर्नमेंट का है ना, जो इंडिया की लार्जेस्ट टोबैको कंपनी है। अब आप सोचिए जिनको टोबैको बनाने से रोकना है, वही लोग टोबैको की कंपनी में शेयर होल्डर हैं, उनका जो फायदा हो रहा है उससे ये भी फायदा कमा रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये फिर कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। वे फॉरवर्ड क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। जो आपका सीओटीपी है इसको अमेंडमेंट की जरूरत है कहीं ना कहीं, इसको अपडेट करने की जरूरत है। टोबैको टैक्सेस को हायर करने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है कि 75% के ऊपर होने चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पे 16% और 53% हमने अभी देखा है। तो डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन से कम टैक्सेशन हम लोग लगा रहे हैं। मॉनिटरिंग इंप्रूव करिए, टोबैको फार्मर्स को सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो लोग ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स पे जाएं। भाई किसी भी किसान को शौक नहीं कि 5.5 किलो लकड़ी काट करके 1 किलो तंबाकू पैदा करे, या तंबाकू पैदा करके अपनी जमीन खराब कर ले, बट उनके पास शायद वो ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, या उन ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानकारी नहीं है, जिस वजह से वो ऐसा करते हैं। तो उनको अगर हम सपोर्ट करें, ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स की तरफ लेकर के जाएं, तो भी ये चीज हो सकती है। फिर डेटा ड्रिवन अप्रोच की जरूरत है। अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है कि आप पूरा एक डेटा निकाल के लाइए, पैटर्न समझिए कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर उस पैटर्न स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज को बना करके टोबैको को कंट्रोल करिए। तो ये पूरा टोबैको का मुद्दा है आपका। आई होप चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं आपको। ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। आपका कल 4 जून को तो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों के पहले आपको पता है कि क्या आता है, एग्जिट पोल्स आते हैं। तो एग्जिट पोल्स के बारे में क्वेश्चन है आपका। दे आर रेगुलेटेड बाय द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 2013। 2013 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स आए थे, क्या वो एग्जिट पोल को एक तरीके से रेगुलेट करते हैं? दूसरा, अगर एग्जिट पोल्स के बारे में जो गाइडलाइंस दे रखी हैं रूल्स में, उनका वायलेशन अगर कोई मीडिया चैनल कर रहा है तो उनको 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो छोटी सी न्यूज आपकी, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक है खाली। ठीक है। होता क्या है कि ये जो आपका जिस दिन आपका आखिरी फेज की वोटिंग होती है, जनरली ऐसा होता है
कि जिस दिन आखिरी दिन होता है वोटिंग का, और वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद न्यूज चैनलों पे एक लड़ाई मच जाती है कि एग्जिट पोल कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। इसी को हम बेसिकली एग्जिट पोल बोलते हैं। जब आप चुनाव से एग्जिट कर रहे हो, उस समय जनता का सर्वे आपने किया है अगर, तो वो क्या आपको रिकमेंड कर रहा है, आपको क्या बता रहा है, उसको हम एग्जिट पोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, कौन सरकार बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। The exit polls are regulated by Section 126A of the Representation of People's Act 1951। तो भाई साहब, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इलेक्शन रूल्स इसको कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब रेगुलेट नहीं करते हैं। इसको रेगुलेट करता है आपका आरपीए 1951। और ये भी कहता है कि भैया अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई प्रिंट मीडिया, है ना, ये एक टाइम पीरियड बताता है कि भैया इतने टाइम तक आपको कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखाना है। होता क्या है ना, अगर आप सोचिए आपको चुनाव के बीच में एग्जिट पोल दिखाने लग जाए कोई, तो आपको लगेगा अरे मोदी जी जीत ही रहे हैं, तो हम किसी और को वोट देके क्या करेंगे, उन्हीं को वोट देते हैं। या वैसे ही बरसात होता है, आपको लगता है कि अरे मोदी जी जीत कैसे रहे हैं, पहले वोट देने नहीं जाने वाले, जब आपको लगा कि इनको हराना है तो हम वोट देने के लिए जाएंगे, है ना। तो आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, और मेयर स्पेकुलेशन पे। एग्जिट पोल है बेसिकली एक स्पेकुलेशन ही, उससे मतलब ये फाइनल नहीं हो रहा है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, कि अंदाजा लग रहा है। तो एक स्पेकुलेशन के बेसिस पे आपके वोट देने का डिसीजन अगर चेंज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इमोरल इलेक्शन प्रैक्टिस है। इस वजह से इसको इलेक्शन के बीच में दिखाने पर रोक लगा रखी है इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, उसके बाद वही 2 साल तक की सजा अगर वॉयलेशन वगैरह करते हैं, और फाइन वगैरह भी लग सकता है, या दोनों काम भी हो सकते हैं। तो आपका दूसरे स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो अगेन द आंसर इज बी, ओनली 2। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक का। अगला आपका न्यूज आइटम है रेबीज के बारे में। रेबीज के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट, अभी तक ध्यान रखिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही गलत थे वो पूछा जा रहा था, अब पूछा जा रहा है कितने स्टेटमेंट सही हैं। क्या रेबीज आपकी एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज है? क्या ये सारे कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट है रेबीज, और उसमें से 90% केसेस आपके अफ्रीका और साउथ अमेरिका से आते हैं? क्या अगर एक बार क्लिनिकल सिम्टम रेबीज के डेवलप हो गए तो वो पूरी तरीके से फैटल होती है, 100% फैटल होती है, यानी कि डेथ कॉजिंग होती है? खाली एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी नहीं सही है, आपको बताना है। ये भी आपके प्रिलिम्स स्पेसिफिक न्यूज है। द एशियन डेली एशियन मेल में आपका ये कवर हुआ था न्यूज आर्टिकल, क्या कि जम्मू कश्मीर ने रिसेंटली क्या किया है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 के अंडर में एक रेबीज को आपका नोटिफाइबल बीमारी बना दिया गया है। अब इस बात को आप फिलहाल के लिए भूल जाइए, अगली स्लाइड पे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देखिए रेबीज होती क्या है। रेबीज आपकी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक वायरल डिजीज है, जो कि RABW वायरस से होती है ना, वायरस होने वाली डिजीज है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये जूनोटिक तो है बट बैक्टीरियल नहीं है, ये वायरल डिजीज है। नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है ये, और अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली तो इंसान की डेथ हो जाती है। 99% ऑफ द केसेस में डोमेस्टिक डॉग्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेबीज वायरस के ट्रांसमिशन के लिए। ये पीपल एंड एनिमल, इनमें मतलब फैलता है कैसे, सलाइवा से, बाई काटने से, स्क्रैचेस से, डायरेक्ट कांटेक्ट विद मिकोजा, मिकोजा मतलब आईज, माउथ या ओपन वुंड्स, इनसे अगर सीधा कांटेक्ट हो रहा है तो आपको ये रेबीज हो सकता है। ये सारे कॉन्टिनेंट्स पे है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे भैया रेबीज आपका नहीं पाया जाता, और 95% केसेस आपके कहाँ से आते हैं, एशिया और अफ्रीका से आते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सारे कॉन्टिनेंट पे नहीं है, अंटार्कटिका पे क्योंकि ये नहीं है, बाकी पे है। 90% के ऊपर केसेस आपके अफ्रीका और साउथ अमेरिका से नहीं, अफ्रीका और एशिया से आते हैं। ठीक है, अब ये 95 का आप सोच रहे हो यहाँ पे 90 लिखा है तो वो गलत है, वो सही है। 95 के ऊपर भी तो 90 के ऊपर भी तो माना जाएगा ना, अगर कोई चीज 95 के ऊपर है तो वो 90 के ऊपर भी तो है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसके आगे पीछे की चीजें गलत लिखी हुई हैं। ये एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। ठीक है, इसके सिम्टम बहुत सारे होते हैं, लेथार्जी, फीवर, वोमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब जब आपका वेट गिरने लगता है ना, और आपको डर लगता है कि हमारा वेट बढ़ रहा है, ऐसा मतलब कुछ चीजें होती हैं। विद इन डेज साइंस कैन प्रोग्रेस टू सेरेब्रियल डिसफंक्शन। एटैक्सिया मतलब आपका मसल के ऊपर से आपका कंट्रोल खो जाएगा। आप कब हाथ उठाओगे, कब पैर उठाओगे, कब चलोगे, कब बैठोगे, इसके ऊपर से धीरे धीरे आपका कंट्रोल खोने लगता है। और एक बार ये क्लिनिकल सिम्टम्स डेवलप हो गए तो ये पूरी तरीके से फैटल है, इंसान की मौत हो जाती है। इसका इलाज क्या है भैया, डॉग्स को वैक्सीनेट कराइए इंक्लूडिंग पपीज। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ये इसको रोकने के लिए। अगर आपको मेडिकल केयर फॉलोइंग रेबीज एक्सपोजर, अगर आप रेबीज एक्सपोज हो गए हैं तो फिर आपको पोस्ट एक्सपोजर पॉर्फिलैक्सिस, इसके इलाज को एक तरीके से बोलते हैं, ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर पॉर्फिलैक्सिस, PEP। तो भाई इसके थ्रू आपको डील किया जाएगा, आपको एक तरीके से दवा वगैरह दी जाएगी, और कहीं ना कहीं जो है वैक्सीन वगैरह लगाई जाएगी। और ये एक बार को अगर आप टाइमली आपने दिखा लिया डॉक्टर को तो इसका इलाज पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेस्ट टू आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब भैया आपने न्यूज देखी थी, न्यूज में क्या लिखा था कि जम्मू कश्मीर ने इसको एक एपिडेमिक
डिजीज एक्ट के अंदर में एक नोटिफाइबल डिजीज बना दिया है। अब है क्या, आपका 1897 के आसपास जो है बबोनिक प्लेग फैला हुआ था इंडिया में, खासतौर से जो बॉम्बे वाला एरिया था। तो इससे निपटने के लिए, अच्छा होता क्या है कि हमारे यहाँ पे हेल्थ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, यानी कि हेल्थ से जुड़े हुए फील्ड में काम कौन कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। तो कई बार जैसे कोरोना पेंडेमिक आया, अब कोरोना में अगर सारे स्टेट्स को अपने हाल पे छोड़ दिया गया होता, केंद्र सरकार ने मैनेज ना किया होता, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो जब कुछ ऐसी एपिडेमिक पेंडेमिक आपदा टाइप की आ जाती है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होनी चाहिए ताकि वो इन बीमारियों को मैनेज कर सके, देख सके। तो उसी के लिए एक्ट लाया गया था। छोटा सा एक्ट है, 4 सेक्शन है इसमें। इसमें अगर कोई बीमारी डाल दी गई है ना, अगर एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट के अंदर कोई बीमारी डाल दी गई है, तो क्या बोला जाएगा, उस चीज को काउंटर करने के लिए सरकार बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, जैसे कि लॉकडाउन लगा देना, या फिर जो है एक तरीके से, मतलब जो भी आपने कोरोना के टाइम में मेजर्स देखे होंगे वो सब करना। ये इसका जिस्ट है पूरा, एक बार अब रीडिंग कर लेते हैं। The Epidemic Disease Act aims to provide for the better prevention of spread of dangerous epidemic diseases. Under the Act, temporary provisions or regulations can be made to be observed by the public to tackle or prevent the outbreak of the disease. सिंपल सी बात है। सेक्शन 2 है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि भैया वो किसी एपिडेमिक को फैलने से रोक सकते हैं। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर सेक्शन 2 एपिडेमिक एपिडेमिक डिजीज एक्ट का इन्वोक कर लिया, तो भैया पावर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो फिर चीजों को मैनेज कर सकता है। ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट को पावर आएगी कि भैया कोई भी शिप अगर बाहर से आ रही, क्योंकि पहले के टाइम पे शिप ही आती थी, प्लेन वगैरह उतने नहीं थे, लेकिन कोई भी शिप बाहर से आ रही, कोई प्लेन बाहर से आ रहा है, तो उसको एक तरीके से हम इंस्पेक्ट करेंगे। कोई भी लोग उसमें से उतर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनको हम डिटेन भी कर सकते हैं अगर हम उनको इन्फेक्शियस पाते हैं तो, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां महामारियां दूसरे देश से ही आती हैं। बात समझ रहे हैं आप। सेक्शन 3 प्रोवाइड्स पेनाल्टी फॉर डिसओबेइंग। अगर भैया आप इसका डिसओबेमेंट कर रहे हो, तो आपको आईपीसी के तहत जो है सेक्शन 80 188 जो आईपीसी का था, उसके तहत आपको सजा भी मिल सकती है। सेक्शन 4 जो है इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर को एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए कल को जो है कोई आपदा आ जाए और एयरपोर्ट पे डॉक्टरों की टीम बैठा दी जाए, और डॉक्टरों से कहा जाए कि अगर किसी को कोई इन्फेक्शन दिख रहा है तो उसको वहीं पे डिटेन कर लीजिएगा। तो भैया डॉक्टर ने 4-5 लोगों को डिटेन कर लिया, वो चले गए कोर्ट की भैया डॉक्टर ने वो किडनैप करके रखा हुआ एयरपोर्ट, हमको जाने नहीं दे रहे हैं, हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वायलेशन कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में उन डॉक्टर को इस सेक्शन 4 के अंदर में प्रोटेक्शन मिलेगी कि भैया हमने तो सरकार के आदेश पे काम किया था, गुड फेथ में काम किया था, तो हम इसके लिए लायबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, वही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किसके बारे में, कोया ट्राइब के बारे में। कोया इज अ मल्टी रेशियल मल्टीलिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट। ये मेट्रीलिनियर और मेट्री लोकल फैमिली होती है। मेट्रीलिनियल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग के समाज में क्या होता है कि आप अपने पापा से अपना सरनेम लेते हो। मेट्रीलिनियल का मतलब ये है कि मम्मी से उनका सरनेम लेना। ठीक है। मैट्री लोकल का मतलब क्या है कि भैया शादी के बाद जैसे जो है पिता के घर में रहा जाता है, तो यहाँ पे माता की बात की जा रही है, मायके में मतलब रहा जाता है, इस तरीके से जो है आपका कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। मतलब कहीं ना कहीं मातृ प्रधान जो है, महिला प्रधान जो समाज होता है, तो उसको हम जो है आपका मैट्री लोकल और मैट्रीलिनियल इन सारे टर्मों से जो है एक तरीके से नवाजते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये होता है कि शादी के बाद हस्बैंड जाएगा यहाँ पे बीवी के साथ। जैसे पैट्री लोकल में बीवी जाती है हस्बैंड के साथ, मैट्री लोकल में हस्बैंड जाएगा बीवी के साथ। तो ऑल इन ऑल बात यही कि महिलाओं की सत्ता होती है ऐसे समाज में। तो क्या कोया ट्राइब में ऐसा है? दूसरा, संथली रीजन से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है इनका रिलीजन और इनकी लैंग्वेज, संथली ट्राइब्स है। ठीक है। या रिलीजन से लैंग्वेज से लोग काफी कनेक्टेड है क्लोजली। तो कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, तीनों इनकरेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ये आपकी कोया ट्राइब के ऊपर द हिंदू में आर्टिकल आया था, अगेन ओनली फॉर द प्रीलिम्स, इंपॉर्टेंट है आपका। गोदावरी वैली में पाए जाते हैं। असल में है क्या कि ये महुआ से जो है शराब बनाते हैं। महुआ का एक पेड़ होता है जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे अभी यहाँ पे। तो महुआ से लोग क्या बंद करते हैं, शराब बनाते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो बार बार रेड करके थ्रेटन कर रहा है कि भैया ये आप नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से चीज न्यूज में आई है। तो हमें कोया ट्राइब और महुआ इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। ये भैया मल्टी रेशियल है, मल्टीलिंगुअल है, ये बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया आपका। ये आपके गोदावरी के दोनों साइड पे रहते हैं, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इतने राज्यों में कोया ट्राइब पाई जाती है। भैया इनका ओरिजिनल होम बस्तर है, जहां से ये माइग्रेट करके इधर उधर गए हैं। कोया लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको कोई के नाम से भी जानते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज है। कोया या फिर कोई लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेज है। क्लोजली रिलेटेड है ये लोग गोंडी से, मतलब गोंडी जो भाषा है उससे लोग काफी जुड़े हुए हैं। तो जो यहाँ पे संथली लिखा हुआ था ना, तो संथली नहीं है, यहाँ पे गोंडी होगा संथली की जगह। बात समझ रहे हैं आप? यूपीएससी ऐसे फंसाएगा आपको, बस एक छोटा सा वर्ड चेंज करके। खैर, तो भैया ये लोग गोंडी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं। ज्यादातर कोया क्या करते हैं, गोंडी या तेलुगु बोलते हैं। और कोई तो मानिए बोलते ही है, कोई तो इनकी खुद की भाषा है, वो बोलेंगे बोलेंगे। इसके अलावा या तो गोंडी बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे, ऐसी भाषाएं भी ये लोग बोलते हैं। भाई पेस्टोरलिस्ट हैं,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन आजकल क्या करने लग गए कि लोग एक जगह टिक करके एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करने लग गए हैं। ज्वार, रागी, बाजरा, बाकी के मोटे अनाज, मिलेट्स वगैरह ग्रो करने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, इनके 5 सब डिवीजन है कोया ट्राइब के, जिनको हम गोत्र बोलते हैं। और हर कोया किसी ना किसी गोत्र में, किसी ना किसी क्लैन में पैदा हुआ है, जिसको वो छोड़ नहीं सकता। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत एक स्ट्रिक्ट सोसाइटल इनकी फॉर्मेशन है यहाँ पे। पेट्रीलिनियल और पेट्रीलोकल फैमिली है, ना कि मेट्रीलिनियल और मेट्रीलोकल। बात मैंने आपको बता दी जिसका मतलब क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट खाली सही है, यानी कि आपके 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा था तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मोनोगैमी यहाँ पे प्रेवलेंट है, यानी कि एक ही शादी होती है। वैसे तो इनका खुद का एक एथनिक रिलीजन है, लेकिन ये बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मदर अर्थ की, धरती माता की पूजा भी ये लोग करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी ये लोग अपने फंड वगैरह और ग्रेन्स वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि कभी कोई जरूरतमंद हो तो उसकी मदद ये कर दें आपस में। ठीक है, और जब इनको मतलब गाड़ा वगैरह जाता है, जलाया वगैरह जाता है, तो वहां पे मेनहिर्स, यानी कि ऊपर जो एक पत्थर होता है ना, आपका जहाँ पे लाश दफनाई है उसके ऊपर एक पत्थर ऐसे गोल करके लगा होता है, उसको मेनहिर बोलते हैं। तो ये लगाया जाता है यहाँ पे। कोया ट्राइब के बारे में इतनी ही बातें आपको जानना जरूरी है। आगे एक दो चीजें और दी हुई हैं, हालांकि वो भी देख लीजिए। जैसे कि आपका मेन फेस्टिवल इनके कौन कौन से? बिज्जी पंडुम, बिज्जी पंडुम इनका मेन फेस्टिवल है। फिर आपका कुंडाला कुलुप्पू, ये भी इनका मेन फेस्टिवल है। ये आपका पहला जो है आपका सीड चार्मिंग फेस्टिवल है। दूसरा आपका हिल डीटीज को खुश करने के लिए, कुंडला कलुप्पू हिल डीटीज के लिए है। और विज्जी पंडुम आपका फेस्टिवल सीड चार्मिंग फेस्टिवल है एक तरीके से। ठीक है, एक रोबस्ट और कलरफुल डांस करते हैं जिसको परमा लोक बोलते हैं, परमा कोक, है ना, परमा कोक बोलते हैं। बाइसन हॉर्स डांस होता है ये। शादी वादी में, कोई भी आपके फंक्शन वगैरह फेस्टिवल वगैरह होता है, उसमें ये किया जाता है। जस्ट सेकंड। उसके बाद अगर हम बात करें महुआ के पेड़ की, तो भैया ये जो महुआ के फ्लावर्स होते हैं आर फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस एन अल्कोहलिक ड्रिंक आल्सो कॉल्ड महुआ। ट्राइबल मेन एंड वुमेन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया ट्रेडिशनली मेक दिस। लिख कर भाई, जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मतलब ये बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे ये पाया जाता है। महुआ इज कंसिडर्ड होली अगेंस्ट अमंग्स द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये जो महुआ का पेड़ होता है, ये ट्राइबल लोगों के बीच में काफी होली यानी कि पवित्र माना जाता है। ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज नोन एज द ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर खाली फ्लावर ही नहीं, इनके पेड़ के सारे पार्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी कल्चरल चीज में यूज किए जाते हैं, या फिर और किसी तरीके से यूज किए जाते हैं। पूरा का पूरा पेड़ ही आपका यूजफुल होता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम अगर इनका यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये लिखा हुआ है। काफी क्विकली ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, और 20 मीटर की हाइट तक जाते हैं। ठीक है, बात ये भी आप समझिए। खैर, ये सारी बातें फैक्चुअल बातें, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, कोई खास बात इसमें है नहीं। लेकिन खास बात इन द सेंस समझाने के लिए खास बात नहीं है, बट रीडिंग करने के लिए खास है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि 20 मीटर तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, सेमी ग्रीन वुड्स में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, डायमीटर इनका ट्रंक थिक होता है कि आपका थिन होता है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो रीड आउट आपको एक बार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलंबो प्रोसेस इज अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड इन 2003। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोल रहे हैं कि कोलंबो प्रोसेस एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसको 2003 में शुरू किया गया था। किससे जुड़ा हुआ है? ये रीजनल सिक्योरिटी से जुड़ा है, लेबर माइग्रेशन से जुड़ा है, डिजास्टर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन से जुड़ा है, या किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है? अभी हाल में हुआ क्या कि इंडिया को चेयरमैन बना दिया गया, चेयर मिल गई है किसकी? कोलंबो प्रोसेस की। पहली बार इंडिया हैज बिकम चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2003 में इनका इंसेप्शन हुआ था कोलंबो प्रोसेस का। ये एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो कि आपके लेबर्स जो एक कंट्री से माइग्रेट करके दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो उनके मुद्दों के इर्द गिर्द आपका घूमता है। आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि कोलंबो प्रोसेस यानी कि माइग्रेंट लेबर्स। ठीक है, ये 5 थीम है जिनके अराउंड काम करता है। स्किल एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन, फॉस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, रेमिटांसेस, लेबर मार्केट एनालिसिस। ठीक है, और इनको कौन कौन सी कंट्री शेयर कर रही है? ध्यान रखिए, गिवन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी, आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये। स्किल एंड क्वालिफिकेशन में श्रीलंका काम कर रही है, आप ऐसे याद कर लीजिए, एस से स्किल, एस से श्रीलंका। फॉस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट बांग्लादेश के साथ, है ना, बांग्लादेश से आप कुछ एथिक्स का हिसाब किताब जोड़ लीजिए। जो लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, आपको पता है कि बांग्लादेश बहुत अनएथिकल तरीके से क्रिकेट खेलता है ना, तो वहां से आप लिंक कर सकते हैं इस चीज को। एथिकल बांग्लादेश, कुछ ना कुछ रिलेशन बना करके। प्री डिपार्चर, पी से प्री डिपार्चर, पी से फिलीपींस। रेमिटांसेस, पाकिस्तान को भैया बहुत पैसे की जरूरत है, तो रेमिटांसेस यहाँ पे आती हैं।
लेबर मार्केट एनालिसिस, भैया मार्केट कहाँ का अच्छा है, थाईलैंड का अच्छा है, बहुत लोग थाईलैंड जाके शॉपिंग वगैरह करते हैं। एक ऐसे फालतू सा निमोनिक स्ट्रिक बना करके आप याद कर लीजिए कि भैया ये पांचों के पांचों जो है थीम किस कंट्री के द्वारा देखे जा रहे हैं। मतलब ये 5 थीमेटिक एरिया हैं, इन पांचों थीम्स पे ये कंट्रीज काम कर रही हैं जो कि कोलंबो प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, 12 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, जिनके नाम आप यहाँ पे पढ़ लेंगे: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। इंडिया जो है 2003 से इसका मेंबर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो लेबर माइग्रेशन से जो हमको सबक सीखने को मिले हैं, एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिली हैं, उनको शेयर करें। ठीक है, इनके मुद्दों को सुलझाएं, यही सारी चीजें इनके ऑब्जेक्टिव में है। पूछा आपसे नहीं जाएगा प्रीलिम्स में। प्रोसेस जो है इनका नॉन बाइंडिंग होता है एंड डिसीजन मेकिंग इज बाय कंसेंसस। अगर ये लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो कंसेंसस से ही लेते हैं, यानी कि जब सब लोग एग्री होंगे तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आपका प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग हो, वो नॉन बाइंडिंग होता है। ठीक है, अब जो इनका प्रोसेस होता है, यानी कि जो कोलंबो प्रोसेस होता है, इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? इसको कोऑर्डिनेट करते हैं परमानेंट मिशन ऑफ मेंबर स्टेट एट द यूनाइटेड नेशंस इन जिनेवा। आपको पता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं कोलंबो प्रोसेस की, वो सारी कंट्रीज यूएन की मेंबर भी हैं। वो सारी कंट्रीज यूएन की मेंबर भी हैं। तो इनका कोई ना कोई परमानेंट मिशन, यानी कि कोई ना कोई एम्बेसडर परमानेंट यूएन में काम करता होगा इनके बिहाफ पे, इन कंट्रीज के बिहाफ पे। तो वही लोग इस मीटिंग वगैरह को, इस प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? ठीक है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हैज प्रोवाइडेड टेक्निकल सपोर्ट टू द कोलंबो प्रोसेस सिंस इट्स इंसेप्शन एंड सर्व्स एज इट्स सेक्रेटेरिएट। भैया जब से ये आपका बना है कोलंबो प्रोसेस, तब से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है वो टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है। और इनका इनका किनका कोलंबो प्रोसेस का सचिवालय भी आपका यहाँ पे है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। छोटी सी फैक्चुअल न्यूज थी आपकी, लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था इसके ऊपर आज। अगला आपको मैंग्रोव कवर के बारे में आपका स्टेटमेंट्स देखने हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर है इंडिया में। गुजरात में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर बढ़ा है पिछले टाइम में। ठीक है, मैंग्रोव कंट्री का लगभग 3% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। कितने स्टेटमेंट सही हैं? 1, 2, 3, कोई भी नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं असल में हुआ क्या है। ये आपका प्रीलिम्स और GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है। द हिंदू में आर्टिकल आया था, तमिलनाडु डिपार्टमेंट हैज फॉर्म 20 विलेज पैनल टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव कवर। अब ये सब आप भूल जाइए, यहाँ पे देखिए IUCN ने एक रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के जो हाफ ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो कोलैप्स करने के रिस्क पे हैं। ये पहली बार ऐसा असेसमेंट IUCN ने मैंग्रोव्स का किया है, तो ये बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दिस मार्क्स द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मैंग्रोव्स बाय द IUCN। और ये रिपोर्ट का नाम क्या है? रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। इसको अनवील किसने किया था? IUCN ने। कब? 22 मई को अनवील किया था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 50% के आसपास मैंग्रोव कोलैप्स होने के रिस्क पे हैं, जिसमें से 1/3 of the world's mangrove ecosystem provinces will be severely affected by sea level rise, with the 25% of global mangrove area predicted to be submerged in the next 50 years। तो आपको पता है मैंग्रोव ज्यादातर आपके कोस्टल एरियाज में होते हैं। तो भैया जब यहाँ पे सी लेवल बढ़ेगा तो वो समुद्र के अंदर डूब जाएंगे, तो उनका नुकसान हो जाएगा। जो साउथ इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, यहाँ के मैंग्रोव क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। तो इसी को लेकर के तमिलनाडु सरकार ने कुछ काम करने का सोचा है, जिस वजह से ये आइटम न्यूज में आया है। ठीक है, तो वो काम करने का क्या सोचा वो भूल जाइए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के मैंग्रोव्स। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। चलिए, इन कॉन्ट्रास्ट मैंग्रोव सिस्टम इन द बे ऑफ बंगाल रीजन शेयर्ड विद बांग्लादेश एंड द वेस्टर्न कोस्ट शेयर्ड विद पाकिस्तान आर क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न। अब आप सोचिए, साउथ इंडिया के जो मैंग्रोव हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, लेकिन जो सुंदरबन वाले मैंग्रोव्स हैं, या फिर जो आपके वेस्टर्न कोस्ट पे आपके गल्फ, गुजरात के गल्फ में जो पाकिस्तान के साथ शेयर होने वाले मैंग्रोव्स हैं, ये सब आपके लीस्ट कंसर्न है, यानी कि इनका नुकसान नहीं हो रहा है अभी। है ना, जैसे जानवरों की IUCN रेड लिस्ट होती है ना, वैसे इन्होंने मैंग्रोव की बनाई है। खैर, तो ये सारी बातें हो गई। टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन वगैरह से भी मैंग्रोव इफेक्ट होते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। मैंग्रोव का इंडिया में क्या आपका एक तरीके से स्टेटस है मैंग्रोव कवर का? ठीक है, इतनी बात आपको देखनी है। 40% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव कवर इज फाउंड इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। इंडिया हैज अबाउट 3% ऑफ द टोटल मैंग्रोव कवर इन द साउथ एशिया। पूरे दुनिया में जितना मैंग्रोव कवर है उसमें से 40% के आसपास साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में है। जितना साउथ एशिया के पास है उसमें से लगभग लगभग 3% हमारे पास, यानी कि इंडिया के पास है। पिछले कुछ टाइम में 554 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1.10 से जो है आपका प्रतिशत से आपका मैंग्रोव कवर बढ़ा है पिछले असेसमेंट से। है ना, और करंट जो मैंग्रोव कवर इंडिया में है वो 4975, लगभग लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का है। और ये कंट्री का 0.15 एरिया ऑक्यूपाई करता है। 0.15%। ये आप देखिए बहुत छोटा सा डेटा है।
तो अगर इस क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अभी गुजरात आ रहा तो अभी आपको नहीं देखा है आपने, मैंग्रोव्स ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 3%। 3% तो दूर दूर तक नहीं है, 1% नहीं है, आधा परसेंट से भी दूर है। 0.15% है पूरे देश में मैंग्रोव का कवर, तो आप आधा 1 2 3 तो भूल ही जाइए। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट मैंग्रोव है लगभग 42% के आसपास, गुजरात नंबर 2 पे 23% के आसपास, फिर अंडमान निकोबार है 12% के आसपास। जो एक वेस्ट बंगाल में जिला है साउथ 24 परगना, अकेले वहीं 41% इंडिया का मैंग्रोव कवर है। आप सोचिए, बंगाल का भी नहीं, पूरे इंडिया में जितना मैंग्रोव कवर है उसमें से लगभग लगभग 41.85%, यानी कि लगभग लगभग 42% आपका साउथ परगना, साउथ 24 परगना में जो है आपका मिलता है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि यहीं पे भैया आपको सुंदरबन नेशनल पार्क है, इस वजह से मिलता है आपको यहाँ पे। और जो पिछले असेसमेंट से इस असेसमेंट के बीच में इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव का एरिया, वो आपका सबसे ज्यादा गुजरात में हुआ है। तो यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट तो और सही हो गया, सेकंड वाला, है ना, लेकिन पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि पहले वाले का आंसर क्या है? बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दूसरा, सॉरी, पहला मतलब एक स्टेटमेंट आपका खाली सही है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपका आंसर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको मैंग्रोव के सिग्निफिकेंस के बारे में दिया है भैया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में काम करते हैं आपका ये। जो भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंग्रोव में ही सर्वाइव कर पाते हैं, तो भैया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का काम करता है। कोस्टल प्रोटेक्शन, कोई भी सुनामी आ रही है, कोई भी हरिकेन आ रहा है, टाइफून आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, पहले कहाँ पे आएगा? मैंग्रोव पे आएगा, मैंग्रोव उसको झेलेंगे, अगर कमजोर होगा तो वहीं से लौट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कोस्टल प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं मैंग्रोव। कार्बन का सिंक के तौर पे काम करते हैं, बहुत सारी कार्बन को कंज्यूम कर लेते हैं ये लोग। उसके अलावा फिशरीज के लिए, फिशिंग करने के लिए बहुत अच्छा एरिया होता है यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफी, तो मछलियां ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप मछलियां पकड़ के अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। वाटर क्वालिटी का इंप्रूवमेंट करता है भैया, आपको पता है कि ये एक नेचुरल फिल्टर्स हैं। यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था कि मैंग्रोव्स आर नोन एज द किडनीज ऑफ द अर्थ, तो ऐसा क्यों है कि उनको हम किडनी बोलते हैं? क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो भी इसमें आपका एक्सेस मेटल वगैरह होता है, एक्सेस आपका कोई ऐसा कंटेंट होता है जो आपके फायदे के लिए नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, मैंग्रोव लोग इसको हटाने का काम करते हैं, फिल्टर आउट करने का काम करते हैं। फिर भैया देखने में सुंदर होते हैं, तो टूरिज्म वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो है सिग्निफिकेंस है मैंग्रोव का। लेकिन चैलेंजेस क्या है, क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है भैया? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। आपको खेती बढ़ानी है ना, आपको रहने के लिए घर बनाना है, आपको जगह चाहिए, जगह कम पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे? जंगल साफ करेंगे। जंगल में भी मैंग्रोव भी साफ कर लेते हैं, चलो, है ना। तो मैंग्रोव साफ करते रहे रहने के लिए, या फिर भैया आपका जो है एक तरीके से एग्रीकल्चर करने के लिए, अर्बनाइजेशन करने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये एक पहला रीजन है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज, अभी हमने देखा था शुरुआत में कि भैया जिस हिसाब से सी लेवल राइज हो रहा है, बहुत सारा मैंग्रोव तो एक टाइम के बाद जो है पानी के अंदर समा जाएगा, है ना, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। पोल्यूशन एंड कंटेमिनेशन, हर चीज आपका रन ऑफ, एग्रीकल्चर, सीवेज, इंडस्ट्रियल, सारा रन ऑफ, सारा वेस्ट आपका पानी में जा रहा है, मैंग्रोव्स में जा रहा है, तो भैया उनकी हेल्थ खराब होती है इससे। ठीक है, उनकी हेल्थ इससे खराब होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, फिर कोई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नहीं है। हम क्या करते हैं कि भैया हम खाली मैंग्रोव को सुधार लें, इस पे फोकस रहता है। जबकि अगर आप मैंग्रोव के आसपास की जमीन को सुधार लो, आप जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट यहाँ पे भेज रहे हो, उस इंडस्ट्री के वेस्ट को यहाँ भेजने की जगह उसका कुछ और उपचार ढूंढ लो, तो ये भी आपका फायदेमंद हो सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये भी आपका फायदेमंद हो सकता है। फिर ओवर फिशिंग और अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, अगर आप जो है यहाँ पे फिशिंग करना कम कर दो, हार्वेस्टिंग करना कम कर दो, ये भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, बचा सकते हो आप इसको। लेकिन आप ऐसा कर रहे हो, ओवर फिशिंग कर रहे हो, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, जिस वजह से आपके मैंग्रोव्स सेव नहीं हो पा रहे, चैलेंज पोज कर रहे हैं। इन्वेजिव स्पीशीज बहुत सारी हैं भाई, आपको पता है कि इन्वेजिव स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो बाहर से आती हैं और लोकल इकोसिस्टम पे आकर के पूरी तरीके से कब्जा जमा लेती हैं, उनको खराब करने का काम करती हैं। तो ये भी आपका एक दिक्कत की बात है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, भैया अवेयरनेस की कमी है, तो ये भी एक रीजन है। आप इसकी एक बार रीडिंग करेंगे, समझाने का काम मैं कर दे रहा हूँ, आप एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको प्रॉपर जो है चीजें मिल जाएंगी। और लिख के आपको एक एक लाइन आनी है, आप पूरी पूरी दो दो तीन तीन लाइन नहीं लिख पाओगे मेंस आंसर राइटिंग में, बट आपको पता सब होना चाहिए, जिस वजह से आपको यहाँ पे इंक्लूड करके बताया जा रहा है। जस्ट अ सेकंड। अब इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं मैंग्रोव को बचाने के लिए। जैसे आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 में नोटिफिकेशन आया था, ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में लाया गया था। और क्या कहा है कि भैया हमने वेटलैंड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, और हमने कुछ एक्टिविटीज को मैंग्रोव को जो नुकसान पहुंचाती है उनको करने से रोक दिया है। जैसे कि आप वेस्ट डंप नहीं कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, या फिर मैंग्रोव्स को हटा करके वहां की लैंड को आप रिक्लेम करके कुछ और नहीं बना सकते हो वहां पे। तो ये सब काम हमने कोस्टल एरियाज में करने के लिए मना कर दिया है। ठीक है, फिर हम एक स्कीम लेकर के आए थे सेंट्रल सेक्टर की,
कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स, जिसमें वो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी कि आप कुछ ऐसा अवेयरनेस फैलाइए, कुछ ऐसे कैंपेन चलाइए, कुछ ऐसा सर्वे करिए, कुछ ऐसा आप एक तरीके से ऑल्टरनेटिव एक तरीके से रोजगार ढूंढिए लोगों के लिए, ताकि जो लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं मैंग्रोव्स का वो ना करें, है ना। फिर आपका मिस्ट्री स्कीम अभी पिछले साल ही बजट में अनाउंस की गई थी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। भैया ये बजट में अनाउंस की गई थी, क्या करने के लिए, आपके मैंग्रोव्स को प्रमोट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए। ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। वे फॉरवर्ड क्या है, जो चैलेंजेस आपने बताए हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चैलेंजेस बताए आपको एक एक चैलेंज अपने वे फॉरवर्ड में एड्रेस करना है। वो आपको याद कभी नहीं करना, आपको याद खाली चैलेंजेस करने, उसको आप दूर कैसे करवाओगे वो आपको बताना है, ठीक है। वो कोई याद करने की बात नहीं है। जैसे भैया हार्मफुल एक्टिविटीज को हम उस पर क्रैकडाउन करें, उसको रोकें, मैंग्रोव अडॉप्शन प्रोग्राम कहीं ना कहीं हम चलाएं। जैसे हमने क्या किया था, अभी हमने कुछ टाइम पहले जब मोदी सरकार नई नई आई थी तो उन्होंने अडॉप्ट हेरिटेज साइट शुरू किया था कि ना, बड़े-बड़े प्राइवेट हेरिटेज साइट को अडॉप्ट करें। तो वही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अडॉप्ट मैंग्रोव टाइप का कुछ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैंग्रोव के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं हम उनका, फिर लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर कर सकते हैं, बायो रिस्टोरेशन कर सकते हैं। ये सारे मुद्दे हैं जिससे मैंग्रोव को सुधार सकते हैं। आईयूसीएन की अगर हम बात करें, क्योंकि आईयूसीएन से पूरी न्यूज शुरू हुई थी, आईयूसीएन जो अपनी रिपोर्ट लेकर के आया था वहां पे, काफी बड़ी न्यूज थी, है ना। तो आईयूसीएन के बारे में देख लीजिए। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्लोरा और फौना को कंजर्वेशन करने के लिए, उनका कंजर्वेशन करने के लिए काम करता है। ये मेनली कंपोज्ड होता है गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दोनों के द्वारा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको एक तरीके से सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन भी मिल रहे हैं और गवर्नमेंट भी मिल रही है, दोनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। 1400 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे इसके मेंबर हैं, ठीक है। इसको पहली बार कब फाउंड किया गया था, कब सेटअप किया गया था, फ्रांस में, कब, 1948 में, ये ईयर ध्यान रखिएगा। और ये जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट आती है थ्रेटन्ड स्पीशीज की, कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, कि एंडेंजर्ड हैं, कि लीस्ट कंसर्न है, ये 1964 से आ रही है। ये सारी बातें आप एक बार इसकी भी रीडिंग कर लीजिएगा, आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। जस्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपका कोल के बारे में है। आपको अरेंज करना है, यहाँ पे 4 वैरायटी के कोल दिए हुए हैं और इनको हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किस आपके कोल में होता है, किस टाइप के कोल में होता है, सबसे कम कार्बन कंटेंट किस टाइप के कोल में होता है, आपको अरेंज करना है। एंथ्रासाइट, ब्यूटिमस, लिग्नाइट या फिर पीट, ये आपका पूरा पूरा मुद्दा यहाँ पे है, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एक छोटी सी न्यूज आई है, रिपोर्ट बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये द हिंदू में आया था, आपके प्रीलिम्स और जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट बाय द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट फर्निश्ड न्यू डॉक्यूमेंट टू अलेज दैट इन 2014 अडानी ग्रुप क्लेम्ड लो ग्रेड कोल imported from Indonesia to the high quality coal। तो मतलब एक लो क्वालिटी कोल लेके आए थे पर बता दिए इनको हाई क्वालिटी कोल, यही पूरा मुद्दा है इस न्यूज का, ये यहाँ पे बताया गया है। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है इसके बाद की जो फैक्ट्स हैं यहाँ पे। जैसे इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी कोल का रिजर्व है उसमें से इंडिया 5वें नंबर पे आपका आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 7% ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन कोल रिजर्व, जितने भी पूरे दुनिया में कोल के रिजर्व है, 7% के आसपास कहाँ पे है, इंडिया में है। बात समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्रेडेशन ऑफ कोल, कोल का ग्रेडेशन उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है, यानी कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, वो कितना अच्छे से जलेगा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली कोल आपका कितना अच्छा है उसके कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने 17 ग्रेड्स ऑफ कोल बता रखे हैं। वेयर ग्रेड 1, जो ग्रेड 1 का कोल है वो 1 किलो जब जलाया जाएगा तो 7000 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा आपकी। और जो लोवेस्ट क्वालिटी का कोल है हमारी मिनिस्ट्री के हिसाब से, वो जब 1 किलो जलाया जाएगा तो 2200 से 2500 किलो कैलोरी आपका प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारी बातें जिस वजह से हम कोल को आपके तरीके से ग्रेड करते हैं। टाइप्स ऑफ कोल की बात करें, सबसे बढ़िया होता है आपका एंथ्रासाइट। इसमें 80 से 95% कार्बन कंटेंट होता है, बहुत ही हार्ड होता है ये, बहुत ही कम मात्रा में इंडिया में मिलता है, जम्मू और कश्मीर में। नंबर 2 पे आपका ब्यूटिनमस आता है। ब्यूटिमिनस, इसमें आपका 60 से 80% कार्बन कंटेंट होता है, ये बिजली बनाने के लिए यूज होता है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोल यहीं पे पाया जाता है आपका, ठीक है। तीसरा आपका होता है लिग्नाइट कोल, ये लोवेस्ट ग्रेड का कोल होता है, 40 से 50-55% कार्बन कंटेंट होता है इसमें, मॉइस्चर ज्यादा होता है, एनर्जी कम होती है, ये भी आपका बिजली बनाने के लिए ही यूज होता है। कहाँ कहाँ पे होता है, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। पीट, पीट आपका एक तरीके से कोल नहीं होता है, ये आपका लकड़ी से कोल बनने की प्रक्रिया में होता है। तो इसमें 40% के आसपास ही कार्बन कंटेंट होता है, फर्स्ट स्टेज में होता है ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो एग्जैक्टली आपका कोल तो नहीं है, बट हाँ कोल बनने की प्रक्रिया में है। तो अगर इस क्वेश्चन पे हम जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, यही सही क्रोनोलॉजी है। सबसे बेस्ट आपका एंथ्रासाइट है,
क्योंकि हाईएस्ट टू लोवेस्ट लगाना तो आप इसी तरीके से इसको लगाने का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 4321 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज है इंडिया में कोल माइनिंग को लेकर के, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेंस के लिए भी आपका ये क्वेश्चन जरूरी है। जैसे कि अनइवन कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है भैया, हमारे यहाँ पे कोल ऐसा नहीं कि पूरे कंट्री में डिवाइडेड है, किसी एरिया में बहुत कोल है, किसी एरिया में बहुत कम कोल है ना। तो जहाँ पे कोल ज्यादा है वहां से पूरे देश और में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, पुअर ट्रांसपोर्टेशन है हमारे यहाँ पे। कुछ एरियाज तो भैया, कुछ कोल की माइंस तो एकदम इनएक्सेसिबल एरियाज में है, जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन पहुंच ही नहीं सकता है, रेलवे लाइन वगैरह है ही नहीं। तो ये भी एक हमारे कोल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा ज्यादातर काम अभी भी हम मैनुअल लेबर से करवाते माइनिंग वाला, जबकि तकनीकी रूप से दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, कितनी मशीन्स आ गई हैं, हम मशीन्स का यूज करके कोल माइनिंग करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। फिर अगर आपको कोल ब्लॉक मिल गया है माइनिंग करने के लिए, उसके बाद भी तमाम तरीके का पेपर वर्क, तमाम तरीके के अप्रूवल क्लियरेंसेस वो हो नहीं पाते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं कोल का प्रोडक्शन आपका हैम्पर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कोल ब्लॉक्स एलोकेट कैसे किए जाते हैं, किसको कोल ब्लॉक मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसका जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा एक क्राइटेरिया है गवर्नमेंट फॉलो करती है, वो थोड़ा ओपेक टाइप का है। ओपेक यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हमको पता नहीं चलता है। अब भैया सुधरेगा कैसे? वैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए। आप बताइए कि भैया आप कोल किसको दे रहे हैं, कोल ब्लॉक को क्यों दे रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है। पूरा एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी इंडस्ट्री चल रही है आप कोल की, है ना। दूसरा क्या है, लोकल इन्वॉल्वमेंट करिए, जो आपके लोकल सिटीजन हैं उनको माइनिंग के काम में जोड़िए, ताकि जब उनको उनके घर से निकाला जाए या उनके एरिया में जब माइनिंग हो रही है तो उनको उससे रोजगार मिले एटलीस्ट, है ना। उनको उससे एटलीस्ट रोजगार मिले, ताकि उनका कुछ ना कुछ एक तरीके से भला तो हो। और अगर कहीं पे किसी के घर के नीचे ही कोल कोल माइन है, उसको उस घर से हटाना है, तो उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करिए। फिर आप ये मत कहिए कि अरे हम नौकरी दे दे रहे हैं, बाकी आप खुद देख लीजिए, आप नौकरी भी दीजिए, साथ में उनको रिहेबिलिटेट भी करिए, उनको एक नया घर भी बना करके दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो पाएगा। फिर स्ट्रेंथन करिए इंस्टीट्यूशंस को अपने भैया, जो एक तरीके से चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारे आपके वे फॉरवर्ड हैं। बात समझ में आ गई? ये कोल के ऊपर आपका न्यूज आर्टिकल था। चलिए अगले पे आते हैं। अगला आपका क्या है, चाइना चंग ए 6 मिशन, चैंग ए 6 मिशन, ये किस सेलेस्टियल बॉडी से जुड़ा हुआ है? ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इसको लॉन्च किया है चाइना ने। चैंग ए 6 मिशन ये किस सेलेस्टियल बॉडी से जुड़ा हुआ है? सन, मून, मार्स या फिर वीनस, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर, और वन लाइनर प्रीलिम्स में ये आपका आएगा ही, और कहीं पूछा नहीं जाएगा। और सिंपल हो सकता है यही पूछ ले कि चंग ए 6 मिशन है किसका, जापान का, साउथ कोरिया का, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का, क्योंकि नाम थोड़ा उस एरिया ईस्टर्न एशिया का ही लग रहा है। तो ये आपका चाइना का मिशन है, और ये मून के फार साइड पे मतलब दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि चाइना मून का जो फार साइड है, पीछे वाला साइड है, वहां पे लैंड कर रहा है। वहां पे कहाँ पे? एटकन बेसिन पे, साउथ पोल में एटकन बेसिन है आपका। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ में क्या है? एटकन बेसिन है, वहां पे ये लैंड कर रहा है। ह्यूमन सैंपलिंग वहां पे मतलब एक तरीके से अवशेष लेकर के आएगा, और यहाँ पे ला करके उसको स्टडी करेगा। चाइना की लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से। तो ये सारी बातें खाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इतनी पूछी नहीं जाएगी, बट मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दी है बेसिकली। तो आप जो मैंने बता दी उतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ल्यूनर मिशन है तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इशूज कलर कोडेड वार्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू वेदर सिचुएशंस इन इंडिया? आपको पता है ना कि रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, तो ये कौन जारी करता है इंडिया में? क्वेश्चन ये है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, या फिर नन ऑफ द अबव? ये आपको बताना है, ठीक है। अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले केरला में रेड अलर्ट आया था, अब येलो अलर्ट आया है, जिस वजह से ये न्यूज आर्टिकल मैंने, हालांकि मैंने इसको मई वाले वीकली करंट में कवर किया था, बट इसको फिर से, क्योंकि महीना चेंज हो गया है, तो दोबारा से हम कवर कर ले रहे हैं। इसके बाद पूरे जून में जितनी भी वार्निंग आए, हम इस न्यूज को दोबारा कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कलर कोडेड वार्निंग की बात अगर हम करें तो आईएमडी इशू करता है ये, और ग्रीन से रेड तक किया जाता है। ग्रीन का मतलब होता है ऑल इज वेल, यानी कि कुछ भी अभी इमीडिएट खतरा नहीं है। येलो का मतलब होता है बी अवेयर, यानी कि कुछ हो सकता है भैया, सावधान रहिए आगामी कुछ दिनों में। ऑरेंज अलर्ट या फिर अंबर कलर का मतलब क्या होता है? बी प्रिपेयर्ड, कि अगले 24 घंटे में कुछ होने वाला है, आप तैयार रहिएगा। और रेड अलर्ट मतलब टेक एक्शन, की अब तो मतलब कुछ ही अगले कुछ घंटे में ही कुछ बड़ी घटना हो सकती है वेदर से जुड़ी हुई, है ना। तो ये आपका जो है 4 तरीके के कलर कोडेड वार्निंग आईएमडी इशू करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, अब ये आईएमडी है क्या? 1875 में बनाया गया था। नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री, मतलब weather को लेकर जो forecast वगैरह करना होता है, चेतावनियां देनी होती है, उसके लिए उसको 1875 में
बनाया गया था। एक यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे इंडिया में आईएमडी है, पूरे वर्ल्ड में क्या है आपका, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरी दुनिया में यही सारा काम करता है जो आईएमडी इंडिया में करता है। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर्स हैं, ठीक है। आपके वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर हैं, आईएमडी भी उनमें से एक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स में एज इट इज स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपको पता है, कोई भी अगर वेदर इवेंट आ रहा है तो उसको लेकर के फोरकास्ट वगैरह देना, रिसर्च वगैरह करवाना, यही सब काम है इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका हीट वेव से जुड़ा हुआ, हीट वेव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इफ द प्रोलॉन्ग्ड मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट स्टेशन इज 40 डिग्री सेल्सियस और मोर इन अ प्लेन एरिया, इट इज कॉल्ड हीट वेव। अगर किसी प्लेन एरिया में 40 डिग्री और उससे ज्यादा का तापमान है तो उसको हम हीट वेव कह देते हैं। अगर वही हाल हिल एरिया में है और हिल एरिया में 30 डिग्री या उसके ऊपर टेम्परेचर है लंबे समय तक, तो उसको हम हीट वेव कह देते हैं। वही अगर हम बात करें आपके कोस्टल एरिया में, अगर 35 डिग्री और उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो उसको हम हीट वेव कह देते हैं। अब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला या तीसरा, है ना, ये आपको बता। तो भाई ये आपका द हिंदू में आर्टिकल आया था, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड ओवर 5000 हीट स्ट्रोक केसेस इन मई। अकेले मई में मध्य प्रदेश में लगभग लगभग 5000 हीट स्ट्रोक के केसेस आए थे। तो ये हीट स्ट्रोक होता क्या है, क्यों होता है, मतलब बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या होता है, वो होती है हमारी हीट वेव्स। जो हीट वेव्स होती हैं यही रीजन होती हैं भाई आपके हीट स्ट्रोक के पीछे। तो ये हीट वेव्स को देखना यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए, और क्योंकि ये न्यूज अभी काफी लंबी चलेगी, तो आगे चल के हीट स्ट्रोक जो एक मेडिकल कंडीशन होती है, आने वाले 1-2 दिन के वीडियोस में हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे कि हीट स्ट्रोक एक्चुअली में होता क्या है। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि हीट वेव क्या है। Heat waves are prolonged periods of excessively hot weather that can cause adverse impacts on human health, the environment and the economy। भैया जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़े और इतने लंबे समय तक पड़े कि उसका इम्पैक्ट ह्यूमन की हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे, इकोनॉमी पे होने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट वेव बोलते हैं। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, इस वजह से ये भाई आपकी वल्नरेबल है हीट वेव के लिए। अच्छा ट्रॉपिकल कंट्री है तो वल्नरेबल है, तो क्या मतलब है इसका, आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर इक्वेटर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जो भी एरिया पड़ता है वहां पे सन की सीधे सीधे रेस पड़ती हैं, डायरेक्ट रेस पड़ती हैं यहाँ पे। तो इसके बीच में जो भी कंट्रीज पड़ते हैं उनको हम ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलते हैं। इनके ऊपर सूर्य देवता का प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इसके बाद क्या होता है, ट्रॉपिक्स के पीछे के साइड पे आप जाओगे तो स्लांटिंग रेस पड़ती है, मतलब सूर्य की रेस ऐसे नहीं पड़ती, फिर वो ऐसे पड़ती हैं, है ना, ऐसे पड़ती हैं, तो उनका इंटेंसिटी कम हो जाती है कहीं ना कहीं। अच्छा अब क्राइटेरिया क्या है हीट वेव का, देखिए अगर हम फिजियोग्राफी के हिसाब से बात करें, फिजियोग्राफी के हिसाब से बात करें कि कौन सा लोकेशन के बेसिस पे हीट वेव अगर जज करनी हो, तो जो प्लेन एरिया है यानी कि जो समथल एरिया है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे एरियाज में 40 डिग्री या उससे ज्यादा समय, ज्यादा टेम्परेचर रहता है लंबे समय तक, तो उसको हम हीट वेव कह देते हैं। अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो 37 डिग्री है, हिल्स की बात करें तो वो 30 डिग्री है। इसी से मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपका यहाँ का जो प्लेन एरिया का 40 डिग्री है, फिर आपका हिल एरिया का 30 डिग्री है, और फिर आपका यहाँ पे क्या है, कोस्टल एरिया का 35 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 डिग्री, 37 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये जो आपका यहाँ पे ये 35 डिग्री लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पे 35 नहीं 37 होना चाहिए कोस्टल एरियाज का। तो भैया ऑप्शन नंबर 3 तो हो गया आपका गलत, और पूछा क्या गया, पूछा गया आपसे सही। तो 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक तरीका तो ये हो गया कि हम ये देख लेंगे भैया कौन सा एरिया प्लेन्स में है, कौन सा पहाड़ पे है, उससे हम अंदाजा लगा लें। एक तरीका ये हो सकता है कि भैया वहां का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, उसके हिसाब से हम पता कर लें। तो जैसे मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर कितना भी हो, है ना, अगर उस नॉर्मल, मान लीजिए किसी जगह का नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, और वहां पे लंबे समय तक टेम्परेचर 44.5 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है ना, 44.5 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है, लेकिन 46.4 डिग्री से कम है, यानी कि इस 2 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर है तो उसको हम हीट वेव बोल देंगे। अगर 46 डिग्री के भी पार चला गया वहां का तापमान, जहां का नॉर्मल तापमान 40 डिग्री रहता था, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सीवियर हीट वेव बोल देंगे, कि भैया तो बहुत ही भयानक हीट वेव आ गई। बात समझ में आ रही है आपको। अगर भाई हम एक्चुअल टेम्परेचर की बात करें, मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो जब मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी एरिया का इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन 45 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो उसको हम हीट वेव बोलेंगे, 47 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो उसको हम सीवियर हीट वेव बोलेंगे। ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं आपके। अच्छा आपके जगह जगह वेदर स्टेशन होते हैं, अलग अलग एरियाज को हम लोग जो है, कंट्री को हम लोग सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं वेदर के बेसिस पे। जैसे चुनाव लड़ने के लिए हम पूरे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करते हैं, वैसे ही वेदर को जज करने के लिए हम सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं पूरी कंट्री को। तो अगर किसी भी सब डिवीजन के 2 स्टेशन में
टेम्परेचर इन सब क्राइटेरियाओं को मीट करता है लगातार 2 दिन के लिए, तब हम हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। अब रीजन क्या है हीट वेव के पीछे, मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है। पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ाई जा रही हैं, फॉसिल फ्यूल से जलाए जा रहे हैं, नए पेड़ लग नहीं रहे हैं, एसी चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस वजह से आपकी गर्मी बढ़ रही है। दूसरा क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। अब आपको पता है एल नीनो ला नीना, इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं दूंगा चैनल के ऊपर, जिसमें आपको बहुत ही डिटेल में और आसान भाषा में बताया जाएगा कि एल नीनो ला नीनो होता क्या है, इसका हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट कब क्या कैसे पड़ता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भी रिस्पॉन्सिबल है इस हीट वेव के पीछे। ड्रॉट एंड ड्राई कंडीशंस, भाई पानी की कमी है, बरसात हो नहीं रही है, सॉइल का मॉइस्चर जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो वो ज्यादा तेजी से हीट अप हो रही है। भाई अगर सॉइल अगर आपकी मॉइस्ट हो तो देर से हीट होगी, बात ये होती है, बट अगर वो ड्राई है तो वो हीट जल्दी हो जाएगी। विंड पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आपके ज्योग्राफी और टोपोग्राफी की बात अगर हम करें तो ये भी कहीं ना कहीं आपका रीजन होते हैं। अब जो लैंड लॉक्ड एरियाज है, आपको पता है कि मुंबई, केरला या आपका जो साउथ के जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, क्योंकि वहां पे सी का इम्पैक्ट रहता है, सी से ब्रीज आती जाती रहती है, तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं मॉडरेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। बट जो लैंड लॉक्ड एरियाज है, जिनके आसपास कोई पानी का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, ओशन जितना वास्ट सोर्स नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं गर्मी ज्यादा होती है। फिर अर्बन हीट आइलैंड का मतलब क्या है कि ये जो कंक्रीट के जंगल बने हुए हैं, बेसिकली बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, है ना, तो ये कहीं ना कहीं कंक्रीट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से गर्म करने का काम करती है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये सारे रीजन है इसके। इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ, आपको पता है, ये हीट स्ट्रोक आ जाता है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। उसके अलावा आपको हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं लोग, बुखार उखार, मतलब कितने लोग की तो डेथ हो गई है इस बीच, है ना, कितने लोगों की डेथ हो गई इस बीच हीट स्ट्रोक से। इम्पैक्ट ऑन एनर्जी, भाई जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगी आपको ज्यादा कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज, ये सब चीजें चलानी पड़ेंगी, तो इससे क्या होगा, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, तो बिजली की खपत ज्यादा होगी, तो बिजली की सप्लाई तो उतनी रहेगी भाई। ऐसा तो नहीं कि गर्मी बढ़ गई तो बिजली की सप्लाई भी बढ़ गई है, तो बिजली की सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा, लाइट की कटौती चालू हो जाएगी, ये भी चीज होगी। फिर इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई कि जो लेबर 32, 33, 34, 35 डिग्री के उसमें काम कर ले रहा था, वो लेबर बेचारा 45, 46, 47 डिग्री, 50 डिग्री फॉर दैट मैटर, उस टेम्परेचर पे काम उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाएगा, है ना। तो हो सकता है वो नॉर्मल दिनों में जब टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास था, तब वो 20, 50, 100 ईंटें ढो सकता था एक दिन में, अब वो खाली 10 ईंटें एक दिन में ढो पा रहा है। मतलब एक एनालॉजी में बता रहा हूँ आपको, है ना। आईएलओ भी कहता है कि 34 डिग्री जो है आइडल टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं 50% वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है। वाटर रिसोर्सेज, भैया वाटर बॉडीज वैसे ही हम लोग हटाते जा रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। बैंगलोर जो जितना क्राइसिस झेल रहा है, क्यों झेल रहा है, सिटी ऑफ लेक्स था एक जमाने में बैंगलोर, बट बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़े करने के लिए हमने लेक्स को दफना दिया, हटा दिया। अब हमने खुद से हटा दिया, जो बचे वो इस गर्मी में सब खत्म हुए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो रिवर वाटर के ऊपर रिलायंस है स्टेट्स की, लोगों की, वो बढ़ जाएगी। इस वजह से रिवर वाटर को लेकर जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो और इंटेंसिफाई हो जाएंगे, जैसे कि कावेरी बॉर्डर डिस्प्यूट। बात समझ रहे हैं आप। तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं भैया हीट वेव के। एक आपका फूड सिक्योरिटी पे होता है, जाहिर सी बात है सूखा पड़ेगा तो अनाज फसल उतने अच्छे से नहीं होगा, एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, उपज कम होगी, डिमांड उतनी ही है, खाओगे आप अभी उतना ही खाना जितना पहले खा रहे थे, बट पैदावार कम हो गई है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे फूड के, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं आप कि किस तरीके से एनवायरमेंट के लिए काम ना करके अल्टीमेटली बात इकोनॉमी पे ही आ रही है। ये आप बात समझिए, इंटरलिंक के समझिए आप। वे फॉरवर्ड क्या है कि भैया हीट वेव से लड़ने के लिए एक्शन प्लान तैयार करें, और उसको फिर प्रॉपरली हम उसके साथ विद होल्ड करें। सस्टेनेबल कूलिंग की तरफ जाएं भैया, ये इसे एसी वैसी चला करके जो है, आप अपना कमरा अपना घर तो ठंडा कर ले रहे हो, ऑफिस तो ठंडा कर ले रहे हो, बट उससे बाहर और गर्मी बढ़ रही है कहीं ना कहीं, तो हम कुछ सस्टेनेबल मेथड्स ढूंढे, ऐसा मटेरियल यूज करें जो ज्यादा हीटअप ना होता हो बिल्डिंग बनाने के लिए, तो एसी की ज्यादा जरूरत ना पड़े। हीट वेव मिटिगेशन के लिए प्लान बनाए भाई, कि भाई अपने आप को आप डिहाइड्रेट ना होने दें। डिहाइड्रेट जितना ज्यादा होने देंगे उतना ज्यादा आपके लिए दिक्कत होगी, हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रखिए लोगों के लिए, जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉयज के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर रखें, है ना, दोपहर में थोड़ा वर्कलोड कम कर दें। ग्रीन स्पेसेस बढ़ाइए भैया। क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूएन, जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस हमें रिड्यूस करना है टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, तो यूएस डॉलर 100 मिलियन हमें ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे। अब सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये, बात समझ रहे हैं। फिर एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन,
भाई जितना ज्यादा आप रीन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देंगे, है ना, या जितना ज्यादा आप ऐसे चीजों पे ध्यान देंगे जो नॉर्मल बिजली की खपत को रिड्यूस कर रही है, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हीट वेव वाला मुद्दा हो गया। अगला आपकी छोटी सी एक न्यूज है स्लॉथ बियर के बारे में। एक इनकी भाई साहब की फोटो बन करके आई थी द हिंदू में, खूबसूरत सी, और कुछ इनकी बेसिक बेयर नेसेसिटीज के बारे में था। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लॉथ बियर के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि स्लॉथ बियर आपकी श्रीलंका, इंडिया, भूटान, नेपाल, इन सब में प्रीडोमिनेंटली लो लैंड एरियाज में पाए जाते हैं। आपको पता है कि यूपीएससी का पहला प्यार अगर कोई है तो वो स्पीशीज हैं, वो जानवर हैं, ठीक है, उनके ऊपर यूपीएससी मौका ढूंढता है क्वेश्चन पूछने का। तो द हिंदू ने फोटो निकाली नहीं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं। मतलब अब ऐसा भी नहीं कि सारे स्पीशीज पे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट हाँ, आपको पढ़नी सारी स्पीशीज रहती है। ये टर्माइट्स को खाते हैं, एंड्स को खाते हैं, ठीक है, और ये अपने कप्स को, अपने बच्चों को अपनी पीठ पे कैरी करते हैं, जैसा कि बाकी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इनको जो है, ये हनी के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, शहद के। इस वजह से इनको हनी बियर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी प्रजाति को, बियर की कौन सी प्रजाति को हम हनी बियर के नाम से जानते हैं? स्लॉथ बियर को। ये हाइबरनेट नहीं करते हैं, साइंटिफिक नाम इनका ये होता है। हैबिटेट इनका क्या है? फॉरेस्ट ड्वेलिंग मेंबर्स होते हैं, फैमिली इनकी अर्सिडाए है, उर्सिडाए, अर्सिडाए जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल हैं ये। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको पता है कि ये क्या होता है। ठीक है, नहीं तो मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा कि ये बेसिकली कोई भी जानवर के ऊपर कितना खतरा है, वो कितना ज्यादा एक तरीके से थ्रेट में है, दिक्कत में, उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर बना रखे हैं। जैसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कोई जानवर, कोई एंडेंजर्ड है, कोई लीस्ट कंसर्न है, कोई नियर थ्रेटेंड है, कोई थ्रेटेंड है। तो ऐसे में क्राइटेरिया बना रखे हैं ये बताने के लिए कि कौन सा जानवर कितना ज्यादा सीवियरिटी के साथ वो धरती से गायब हो रहा है ना। साइट्स में भी ऐसे में कुछ अपेंडिक्स बना रखे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने 6 शेड्यूल बना रखे हैं अपने, जिनके बारे में मैंने आपको मई के वीकली वीडियोस में बताया था, तो आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं वहां पे जाकर के। इनको कुछ थ्रेट्स हैं, जैसे कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, इनको जो है बॉडी पार्ट्स के लिए पोच किया जाता है, मारा जाता है, ये सब चीजें हैं इनकी आपकी। चलिए खैर, तो ये आपकी छोटी सी न्यूज थी। अब ये आपके दो एडिटोरियल आए थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, द हिंदू में किसी एडिटोरियल का आने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसको, उससे आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर है करने वाला। तो जो ये द मैसेज फ्रॉम द आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन है, ये अपने आप में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका। आपको पता है कि 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके तेलंगाना की अलग स्टेट बनाया गया था। अब क्यों हुआ था, क्या हुआ था, उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ। एक हम लोग जो सीरीज लेकर के आएंगे हमारे चैनल पे, जो बड़े बड़े इवेंट्स हमारे हिस्ट्री में हुए हैं या अभी भी हो रहे हैं, या बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस की सीरीज आएगी। शुरुआत हम लोग इसराइल फिलिस्तीन से करेंगे, उसका पूरा हिस्ट्री डे 1 से, फ्रॉम द बर्थ ऑफ जुडाइज्म, ये ज्यूज के पैदा होने से, क्रिश्चियनिटी के पैदा होने से, इस्लाम के पैदा होने से अब तक क्या चल रहा है, पूरा एक वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। तो वैसे ही मेरा एक प्लान है कि आपको आंध्रा, तेलंगाना या इंडिया में जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं बड़े बड़े, है ना, तो उसको एक वीडियो सीरीज के माध्यम से कवर किया जाएगा। खैर, वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि जब हम किसी स्टेट को बाइफरकेट करते हैं, देखिए होता क्या है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर स्टेट के पास कुछ सीट्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके लोकसभा की सीट की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको क्या निकालना है इस आर्टिकल में से। लोकसभा में फिलहाल 543 सीटें हैं, यानी कि 543 में से 272 सीटें जिसके पास आ जाएंगी, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। कल रिजल्ट भी आ रहे हैं, है ना, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। ये एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। अब ये 543 सीटें अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि आपकी यूपी में कितनी है? यूपी में आपकी 80 सीट्स हैं। बगल में बिहार में आपकी 40 सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 42 सीट है। तमिलनाडु में 39 है। महाराष्ट्र में आई थिंक 148 है। तो ऐसे करते करते हर स्टेट में पॉपुलेशन के बेसिस पे, हम ये काम किस बेसिस पे करते हैं? पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब आप सोचिए, अब वहीं पे सिक्किम है जहाँ पे 1 सीट या 2 सीट है, या कोई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट या 10 सीट भी हैं। अब आप सोचिए कि कोई भी पॉलिटिशियन होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो किन स्टेट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी, किन स्टेट्स के वोटर को खुश करने का वो ज्यादा प्रयास करेगी। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जहाँ की लोकसभा सीटें ज्यादा हैं। अब अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको खुल के बताता हूँ। भाई, जहां से आपकी पार्टी को, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा सांसद, ज्यादा एमपी जीत करके, अब मान लीजिए अगर किसी का, इन्हीं 5 स्टेट्स की अगर हम बात कर लें, इनका आप टोटल कर लीजिए, 120, 160, लगभग 200, 240, 250 के आसपास, 272 सीटें आपको सरकार बनाने की चाहिए, उससे 250 आपकी अकेले इन 5 स्टेट से आ रही हैं। टोटल कितने स्टेट ड्यूटीज है? 30-35 के आसपास है। इन 5 से अकेले 250 सीटें आ रही हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि सरकारें जो बनेंगी
वो अपना ज्यादा फोकस इन 5 स्टेट्स के ऊपर रखेंगी, ताकि भाई हम यहाँ की जनता को खुश कर दे, यहाँ से मैक्सिमम सीटें जीत जाए तो हम सरकार बना लेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स का मकसद क्या है कि उनको पॉलिटिक्स का मकसद अल्टीमेटली होता है सरकार बनाना, गवर्नमेंट फॉर्म करना। तो होता क्या है कि जिन स्टेट्स के पास ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, उनकी सुनवाई ज्यादा होती है। अब आप अगर बात करें अनबाइफरकेटेड आंध्र प्रदेश की, तो 42 सीटें थी वहां पे। तो अगर आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन ना हुआ होता तो आज आंध्र प्रदेश भी यहीं कहीं पे होता। बट अब क्या है, अब आंध्रा में बची है 25 सीटें और तेलंगाना में चली गई 17 सीटें। तो जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे आंध्र प्रदेश की, वो इस बाइफरकेशन के बाद से कम हो गई है। ये एक तरीके से डेमोक्रेसी में लूप होल भी होता है छोटे स्टेट्स का। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, ये आर्टिकल आपकी थिंकिंग पैटर्न डेवलप करने के लिए, आप ये मत सोचिए कि कोई आपको यहाँ पे फैक्ट मिलने वाला है आंसर राइटिंग के लिए, आपकी दिमाग की एक सोच डेवलप करनी है। इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइफरकेशन स्टेट्स का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्टेट छोटे होने चाहिए कि बड़े होने चाहिए, मैं सिर्फ क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए भी सफिशियंट है, मैं इसको आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, बशर्ते आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। देखिए, अब अगर यहाँ पे सारे स्टेट्स बराबर हों, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, सिक्किम में 1 या 2 सीटें, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, कोई बहुत ज्यादा एक डिफरेंस है ना। तो कल को अगर दोनों स्टेट से जाएंगे किसी डिस्प्यूट को लेकर के, तो ज्यादा जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा कि अरे उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीट आ रही, वहां ज्यादा वोटर है, तो वहां के लोगों को हम थोड़ा सा खुश कर देते हैं, उनके फेवर में डिसीजन दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो कहीं ना कहीं बायसनेस रहेगी हमेशा। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम स्टेट्स का जो बाइफरकेशन है, जो बाउंड्रीज हैं, वो हम इस हिसाब से करते हैं कि हर स्टेट में मोर और लेस इक्वल सीट्स हैं, है ना। अगर एक स्टेट में 80 सीटें हैं, तो कल को हम उत्तर प्रदेश के भी तो 4 हिस्से कर सकते हैं, इसको लेकर के डिमांड भी उठी थी। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं फेवर में हूँ या अगेंस्ट में हूँ, मैं एक आपका थिंकिंग पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, बीच में जब मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो डिमांड उठी उठी थी कि उत्तर प्रदेश को 4 भाग में डिवाइड कर दे, क्योंकि इतनी 20-25 करोड़ की आबादी को एक चीफ मिनिस्टर बैठ के हैंडल करे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना। तो जब छोटे छोटे स्टेट्स रहेंगे तो उनको मैनेज करना, उनको गवर्न करना आसान रहेगा। उसके अलावा जो छोटे स्टेट्स हैं उनके लिए भी ये चीज बेहतर रहेगी। अगर जो ऐसे बड़े बड़े 80, 40, 50 सीट वाले जो स्टेट्स हैं, इनको भी अगर डिवाइड किया जाए छोटे छोटे स्टेट्स में, तो छोटे स्टेट्स के लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा। क्योंकि देखिए, छोटे छोटे कई सारे स्टेट्स को हम एक साथ तो ग्रुप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम बहुत ही डाइवर्स कंट्री है कल्चरली। आप सिक्किम को अरुणाचल में मर्ज नहीं कर सकते हो, आप सिक्किम को असम में मर्ज नहीं कर सकते हो, आप नागालैंड मणिपुर को आपस में मर्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कल्चरली दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप तमिलनाडु केरला को एक में मर्ज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप जो स्टेट्स हैं उनको फर्दर कल्चर के बेसिस पे और डिवाइड कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है कि कंट्री में हमारे रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक जो आजादी के बाद से अगर हिस्ट्री आप उठा करके देखें, तो बहुत डिबेटेबल इशू था, है ना। हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कल्चरल बैगेज रहा कि अच्छा, ये इतनी बड़ी रियासत थी तो इसको एक अलग पूरा राज्य ही बना देते हैं, है ना। या यहाँ पे तेलुगु बोलने वाले लोग हैं तो इनको अलग से राज्य दे देते हैं, ये तमिल स्पीकिंग है तो इनको अलग कर देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत एक मिक्स एंड मैच के क्राइटेरियाज रहे हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से जाए तो हमें कहीं ना कहीं ये रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, ताकि एक सिमेट्री आ सके, है ना। आप सोचिए, साउथ इंडियन स्टेट्स, अभी कुछ साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है, उसमें क्या था कि भाई एक स्टेट में कितनी सीटें हैं ये डिसाइड होता है वहां की आबादी से, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या बात कर रहे हैं, आबादी को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर अहेड ऑफ चाइना, ठीक है। अब आप सोचिए, साउथ इंडियन रिपोर्ट में ये था कि साउथ इंडियन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल में नॉर्थ इंडिया की तुलना में बेहतर काम किया है। तो अब ये वैसे तो बात बढ़िया है, लेकिन अगर इसका हम एक तरीके से पोर्ट्रे करें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो उनके लिए नुकसान है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब दोबारा से सेंसस होगा, दोबारा से डिलिमिटेशन होगा, अलग अलग राज्यों की सीटें बढ़ाई घटाई जाएंगी, कि भैया हो सकता है उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे 80 की जगह 100 सीटें करनी पड़ जाए, वहीं पे साउथ की स्टेट्स की आबादी उतनी नहीं बढ़ी, तो वहां की जो सीट्स हैं वो 40 की 40 रह जाए, या 35 की 35 रह जाए। हो सकता है ना ऐसा। तो यहाँ पे आप सोचिए कि जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने में अच्छा काम किया, उनको रिवॉर्ड देने की बजाय उनको एक तरीके से पनिशमेंट मिल रही है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। और जिन्होंने बेहतर काम नहीं किया, मतलब मैं खुद पर्सनली उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लेकिन एक फैक्ट तो फैक्ट है, जिन्होंने बेहतर काम नहीं किया पॉपुलेशन को बढ़ा कंट्रोल करने के लिए, उनको वो और रिवॉर्ड दे रहे हैं, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा करके लोकसभा में, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें विचार करने की जरूरत है, इसके ऊपर कुछ एक डिस्कशन शुरू होने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसके निकालने पड़ेंगे। तो ये आर्टिकल मैंने इसी वजह से आपको रखा था, ये सब डिस्कस करने के लिए। बाकी इसको आप रीड करें ना करें, कुछ आपको इससे हासिल नहीं होना है। इस डिस्कशन को बस ध्यान रखिएगा और अपने खुद के व्यूज क्रिएट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपके कुछ व्यूज है
तो कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है ऐसा, कि मतलब किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो आपका अगला ये आपका आर्टिकल है, ये आपका विमेन जो है वो लीडरशिप रोल में कम हो रही हैं या कम है अभी भी, इसके ऊपर पूरा आर्टिकल आया है। ये भी आपके लिए ना तो मेंस में सीधा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर से, प्रीलिम्स में तो भूल ही जाइए, क्योंकि आपका ये एक लिंक्डइन जो एक वेबसाइट है जॉब वॉब के लिए, उनकी एक रिसर्च है जिससे ये डेटा सामने आया है। तो कुछ डेटा है जिसको आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये जो चार्ट वन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर ऐसे नहीं दिख रहा थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ओवरऑल वर्कफोर्स है वो यहाँ पे ब्लू कलर से है, और उसमें सीनियर लीडरशिप पोजीशन जो है वो रेड कलर से है। तो आप देखिए कि 2016 में टोटल वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन विमेन का 24% के आसपास था, लेकिन सीनियर पोस्ट पे मात्र मात्र 16.5% के आसपास था। और 2024 की बात करें तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। विमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में 27 डिग्री के आसपास है, और सीनियर पोजीशन पे 18.3 के आसपास है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसको आप आंसर राइटिंग में जब विमेन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर या फिर विमेन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे आप इस डेटा को कोट करके लिंक्डइन के माध्यम से उनका नाम लिख करके आप ये इस डेटा को कोट करके अपने आंसर की ग्रेविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री वाइज बात करें, तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि an industry wise look at the share of women in senior leadership positions show that even the gradual rise was limited to certain sectors. The entry and career progression of women were lowest. अगर हम विमेन की बात करें अलग अलग फील्ड में, जैसे कि आपकी ऑयल, गैस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज, होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, इनमें तो विमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा पुअर है ऐसे सेक्टर में। और आप प्रैक्टिकली भी अपने आसपास जाकर के देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये फील्ड मेल डोमिनेटेड है कहीं ना कहीं। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें खाली आपको 11 से 14% तक विमेन के लीडरशिप रोल दिखाई पड़ते हैं। और सबसे कम किस में है, जो ऑयल सेक्टर है ना, उसमें सबसे कम है आपका, वही यहाँ पे लिखा है, वहां पे 11% है मिनिमम। वहीं पे अगर हम फूड सर्विसेज की बात करें, फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, रिटेल टेक्नोलॉजी की बात करें, मीडिया की बात करें, तो यहाँ पे विमेन का सीनियर पोजीशन पे रोल कितना है, 15 से 20% है, कंपैरेटिवली बेहतर है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें या सपोर्ट सर्विसेज की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की बात करें, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पे 22 से 30% के आसपास है। आप खुद देखिए, आपको प्रशासन में महिलाएं दिखेंगी आज के टाइम पे, ठीक है, आपको एजुकेशन में तो मतलब महिलाएं ही दिखेंगी, आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में महिलाएं दिखेंगी ज्यादातर। तो ऐसी जगहों पे महिलाएं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, सीनियर पोस्ट पे ज्यादा हैं। यही सब पूरा इस मुद्दे का, इस डेटा का जिक्र है। इसको आप अपने तरीके से कुछ कुछ दो चार फैक्ट इसमें से निकाल के एक जगह पे स्टोर कर लीजिए कि विमेन का लीडरशिप किन सेक्टर में है और किन सेक्टर में नहीं है, और ये डेटा आप निकाल लीजिए कि कितने साल में कितना परसेंट में बढ़ोतरी की है वुमेन के वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। तो महिलाओं के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आप इस डेटा को वहां पे कोट कर लेंगे। इसी वजह से आर्टिकल आपका यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका आज का आखिरी आर्टिकल था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। 1, 2 और 3 जून के करंट अफेयर्स को हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर कर लिया है। कल से आपको डेली डेली एक एक वीडियो मिलेगा, तो बहुत ज्यादा ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, आई थिंक 1 घंटे के ऊपर चला गया होगा, 1.25 घंटे के आसपास होगा। बट कल से हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे से लेके 40 मिनट के आसपास या इसी के 5-10 मिनट आगे पीछे हम वीडियोस को रखें, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चीजों को आगे बढ़ा सकें। जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में टुमारो। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड